ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, मोशन इन प्लेन। थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का, मोशन इन प्लेन। ध्यान दो एकदम अच्छे से। देखो, मोशन प्लेन में सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, बराबर। इसके लिए तुमको सर्कुलर मोशन आना चाहिए। सर्कुलर मोशन आता है सबको, क्या है सर्कुलर मोशन, बराबर ना। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल के सरकमफेरेंस के अबाउट मूव हो रहा है तो वो सर्कुलर मोशन में आ जाता है, बराबर। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल उस दिन तुमको बताया था ना, सेंट्रीपिटल फोर्स के टाइम में बहुत सारा एग्जांपल दिया था। स्टोन टाइड एट वन एंड एंड अदर एंड इज हेल्ड इन अवर हैंड एंड व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। वो हाँ टेंशन प्रोवाइड करता है अपन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर वो देखा व्हीकल टेकिंग सडन टर्न ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, वो भी देखा फ्रिक्शन प्रोवाइड हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जांपल की बात कर रहे हैं। और क्या था, सैटेलाइट ना, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये सब देखा, ये सब सर्कुलर मोशन में आता है। लेकिन हम लोग जो आज सर्कुलर मोशन पढ़ने जा रहे हैं वो कैसा सर्कुलर मोशन है, वो यूनिफॉर्म है, बराबर। कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलग क्या है, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ स्पीड कांस्टेंट रहता है, बस। क्या कांस्टेंट रहेगा, हाँ, लेकिन डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझो मैं क्या बोल रहा है। पॉइंट ऐसा है कि यूसीएम को अगर तुमको डिफाइन बोलने का है तो बहुत सिंपल सा है, मोशन ऑफ एनी पार्टिकल अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इन विच इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट रहेगा, बराबर, बट द डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस विद टाइम। मतलब बताता हूं, मतलब समझो, ऐसा नहीं समझा। देखो समझो अगर तुम्हारे पास कोई एक पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन हो रहा है, समझो ऐसा कोई एक ये सर्कुलर पाथ है, ऐसा कुछ सर्कुलर मोशन हो रहा है। एक एग्जांपल बता रहा हूं, बाद में रब कर देंगे उसको। तो ये सेंटर, समझो एक पार्टिकल पहले यहाँ पे पॉइंट पी पे, बराबर। अगर मेरे को इसका वेलोसिटी निकालना है तो ये पॉइंट पी पे इसका वेलोसिटी या फिर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा कुछ रहेगा, टेंजेंट, बराबर। अगर वही पार्ट समझो मोशन ऐसा हो रहा है, समझा, ऐसा गोल घूम रहा है ऐसा, तो यही पार्टिकल थोड़ी देर बाद अगर आगे चले जाएगा यहाँ पे, तो अब जो वेलोसिटी रहेगा, अब इसका डायरेक्शन ऐसा आ जाएगा ना, समझ आ रहा है। चेक करो, हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, बराबर। हर एक पॉइंट पे चेंज होएगा, बराबर। इधर जो डायरेक्शन है एक स्टेप भी आगे गया, डायरेक्शन चेंज, समझा। डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से घूम रहा है ना वो, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा। लेकिन अगर मैं ना मैग्नीट्यूड चेक करूँ, इसका मैग्नीट्यूड चेक करूँ, तो हर बार मुझे उतना ही मैग्नीट्यूड मिलेगा। समझा पॉइंट क्या बोल रहा है मैं, बोलो, समझा। तो बहुत सिंपल है, द मोशन इन विच द मैग्नीट्यूड ना, या फिर बोल सकते हैं स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। देखो एक सिंपल सा बात है, अगर मैं ये बोलता हूँ, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, समझो मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार, तो ये स्पीड हो गया, समझा। अरे बोले सर वो तो वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी का मैंने क्या लिया है, स्पीड के पास डायरेक्शन होता है क्या, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, बराबर, वो डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी में होता है, वेलोसिटी में होता है, बराबर। तो स्पीड के पास मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस। अगर मैं सिर्फ स्पीड ये वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूँ ना, तो वो स्पीड से मैच हो जाता है, बराबर, समझा। अरे स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग चीज़ नहीं है, समझा, ज़्यादा कुछ नहीं है फर्क, समझा। तो यही है, इसका मतलब है स्पीड, या फिर बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, समझा। सिंपल है, तो बोलने का मतलब ऐसा है, द मोशन ऑफ पार्टिकल along the circumference of circle in which क्या remains constant, speed remains constant but direction continuously changes is called as uniform circular motion। समझा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, बोलो, समझा क्या है, बोलो क्या बताओ मैंने। मोशन ऑफ एनी पार्टिकल अराउंड द या फिर along the circumference of circle in which speed मतलब magnitude of v bar remains constant but direction continuously changes is called as uniform circular motion। समझा रहेगा, इजी है ना एकदम। बोलेंगे एक बार, बोलो जरा, बताओ क्या था। मोशन ऑफ एनी पार्टिकल along the circumference of circle in which speed मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ v बार रिमेन्स बट डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद रहेगा, याद रहेगा। अभी तो मैं हेल्प कर रहा था, अब तुम लोग एक बार खुद से बोलो जरा, बोलो क्या था बताओ। द मोशन ऑफ, हाँ,
along the circumference in which speed, मतलब that is magnitude of v bar remains but continuously changes is called as uniform circular motion. चलो ठीक है, मतलब पहला पॉइंट तुमको समझ में आ गया ना. चलो बोलो क्या था, बताओ क्या था. मोशन किसका? ऑफ एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल का मोशन. मोशन ऑफ एनी पार्टिकल कहाँ पे? अलोंग ना, अलोंग सरकमफरेंस. समझ आता ना, अलोंग सरकमफरेंस, अलोंग सरकमफरेंस ऑफ क्या था? सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के सरकमफरेंस के अबाउट. हाँ, इन विच क्या होता है? स्पीड. इन विच स्पीड ना, स्पीड मतलब क्या? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v बार रिमेन्स, हाँ रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट. लेकिन क्या होता है? बट डायरेक्शन ना, बट डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस. बट डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होता है? चेंजेस. इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज यूसीएम ना. समझा ना, समझ गया रहेगा, याद हुआ? इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. समझ गया ना सबको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? इजी पॉइंट, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं. बस मोशन ऑफ एनी पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इन विच द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट द डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस. अगर तुमको लिखना है तो आगे लिख सकते, कंटिन्यूसली चेंजेस विद टाइम. नहीं लिखा तो भी चलेगा. इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. समझा? समझा क्या है? इसका पीडीएफ रहेगा, तुमको मिल जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, घर पे खुद से भी लिख सकते. एग्जैक्ट जो मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जैक्ट वही पीडीएफ में है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, कम वम नहीं है. तो समझो सबको फर्स्ट पॉइंट क्या है? बोलो, समझ गया ना? चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं. अब हमने ऊपर क्या बताया, वहां पे बताया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ v बार है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन डायरेक्शन ऐसा क्यों होता है वो तुमको पहले से मैंने सिखा दिया. याद है वो सर्कल जो मैंने बनाया था ग्रीन कलर में, उसमें हर एक पॉइंट पे अगर तुमको वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन कैसे मिलता है? बाय ड्राइंग अ टेंजेंट, बराबर ना. अगर तुमको पॉइंट P पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए था तो तुमने वहाँ पे टेंजेंट बनाया, फिर वो पॉइंट आगे गया, मतलब पार्टिकल आगे गया तो नया पॉइंट पे आ गया. तो अगर तुमको उधर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो उधर बनाया टेंजेंट. जो भी पॉइंट पे तुमको वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए रहेगा वहाँ क्या बनाना पड़ेगा? बराबर. और टेंजेंट किस डायरेक्शन में रहेगा? जिस डायरेक्शन मोशन हो रहा है. समझो मोशन ऐसा हो रहा है तो इधर टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे. टेंजेंट ऐसा भी हो सकता है लेकिन ये रहेगा क्या? क्योंकि पार्टिकल ऐसा घूम रहा है ना, तो ऐसा होना चाहिए टेंजेंट. समझा? समझा कैसा है? सिंपल है. तो सेकंड पॉइंट में ये बताएंगे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना. समझा? क्यों चेंज हो रहा है बताएंगे. और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड v बार जो स्पीड है वो कांस्टेंट है. वो क्यों है? सिंपल सा रीजन है कि अगर तुमको बताना है डायरेक्शन, बराबर. पॉइंट ऐसा है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कहाँ देखना है तुमको? पॉइंट पे. वो पॉइंट किधर रहेगा? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ना. द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ना, किधर भी देख सकते ना. द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज गिवन बाय टेंजेंट एट दैट पॉइंट ना. वो पॉइंट पे अगर तुम लोग टेंजेंट बनाएंगे तो ही तुमको वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा. समझा? समझा क्या पॉइंट है? तो इसके आगे अब टेंजेंट तो हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग डायरेक्शन दिखाएगा. हेंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट बट इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, या फिर सेम. समझा पॉइंट में क्या बताया? पहले मतलब तो फिर तो तुमको पॉइंट सिखाता है मैं समझा क्या बताया तुमको. हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग क्यों है? रीजन क्या है? टेंजेंट रीजन है. टेंजेंट का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे अलग अलग रहता है ना. ये समझा रीजन क्या है? अगर तुमको समझो कोई सर्कुलर पाथ पे कोई भी एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बताने का, तो कैसे बताएंगे? टेंजेंट ड्रॉ करके. और हर टेंजेंट का अलग अलग डायरेक्शन रहता है अलग अलग पॉइंट पे. इसके लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट. समझा ना? सिंपल, इतना कुछ हार्ड नहीं है. तो पॉइंट सुनो. द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय टेंजेंट, बराबर, गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट जहां पे तुमको वेलोसिटी चाहिए, बराबर. हाँ, ये ड्रॉन एट दैट, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट किसका रहेगा बताओ? जहां पे पार्टिकल रहेगा उसका ही पॉइंट है ना. अगर पार्टिकल यहां से आके समझो इधर है तो क्या मैं इधर बनाऊं क्या टेंजेंट? यहाँ पे जिधर है उधर ही बनाओ ना. समझा? एट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के पोजीशन पे. हेंस द डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली बट द मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट. अपने मन से बना सकते कोई पॉइंट. देखो पॉइंट क्या है? बताने का क्या बताने हमको? डायरेक्शन ना. द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बराबर, इज गिवन बाय टेंजेंट एट अ पॉइंट, बराबर. ये पॉइंट कौन सा है? कौन सा पॉइंट है? पार्टिकल का पोजीशन जो है वही पॉइंट है ना. समझा? तो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. कौन सा पॉइंट है?
हाँ, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल बाय ड्राइंग ए टेंजेंट एट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, हेंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट बट द मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ v बार इज कांस्टेंट। एक बार फिर से बोलते जरा ध्यान देखो, पॉइंट ऐसा है कि अगर तुमको कोई भी पॉइंट पे सर्कुलर पाथ पे अगर डायरेक्शन चाहिए तो क्या बनाने का, टेंजेंट। किधर बनाएंगे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पे। इसके लिए क्या अलग रहता है और क्या सेम रहता है, डायरेक्शन अलग रहता है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। पॉइंट एक लास्ट टाइम सुनो फिर लिखते हैं। देखो पॉइंट ऐसा है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, समझा, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय ड्राइंग टेंजेंट एट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ये पोजीशन कहां पर रहेगा, ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, समझा। इतना समझा क्या है, इसके बाद अलग पॉइंट आता है, इतना समझा है, जरा एक बार फिर से बोलो क्या है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, हेंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट बट द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। समझा, पूरा बोलो, बोलो क्या था, the direction of velocity is given by drawing tangent at the position of particle on the circumference of circle, hence the direction of velocity is different but the magnitude is, बोलो जरा क्या था बताओ, हाँ, the direction किसका, the direction of, हाँ, the direction of velocity ना, the direction of velocity is given by, कैसा बताएंगे, given by drawing, हाँ, drawing a tangent, tangent तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा, is given by drawing a tangent कहाँ पे, at the position, किसका position, हाँ, position of particle, at the position of particle कहाँ पे, हाँ, on the circumference, circumference पे होना चाहिए, circumference बना, एट द सर्कमफरेंस, किसका, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ना, याद है। इसके बाद क्या था, हेंस, हाँ, हेंस इट्स लिखो याद तो चलेगा, हेंस इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है, चेंजेस ना, हेंस इट्स डायरेक्शन चेंजेस, हाँ, बट क्या होता है, बट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ v बार ना, क्या होता है, ये क्या रहता है, हाँ, रिमेन्स कांस्टेंट ना, रिमेन्स कांस्टेंट, समझा, इसका मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, समझा। पॉइंट नंबर 2 क्या है। अब थर्ड पॉइंट बहुत इजी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो यूसीएम है ये पीरियोडिक मोशन है। कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल बताता हूं, देखो, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, क्लॉक घड़ी बराबर, जो काटा रहता है पॉइंटर, हावर जो हैंड है पूरा आने में कितना टाइम लगता है, हावर हैंड 12 आवर, एक बार आने कितना टाइम लग गया, दूसरी बार, अरे वही उधर वापस 12 ना, फिर वापस चेंज हो रहा है कुछ, फिर इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मतलब टाइम के हिसाब से, समझा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, पीरियोडिक है। अरे जो घड़ी है उसमें जो पॉइंटर रहता है उसका स्पीड चेंज होता क्या, डायरेक्शन चेंज होता, लेकिन एग्जाम्पल है ना यूसीएम का, नहीं समझा, उसका हमेशा अगर स्पीड बढ़ गया तो उसका जल्दी टाइम हो जाएगा, फिर तो समझा है ना, फिर तुम जल्दी छूट जाएंगे, है ना, लेकिन ऐसा होगा क्या नहीं, क्योंकि वो हमारा साथ देता है, वो यूसीएम है, बराबर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना, कभी वो स्पीड हो सकता है क्या, स्लो भी नहीं हो सकता, लेकिन ये भी है, नहीं तुमको मैं और पढ़ाता था फिर तो समझा क्या पॉइंट है। तो वो यूसीएम ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कभी स्पीड चेंज हो ही नहीं सकता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मून का जो मोशन है अराउंड द अर्थ, स्पीड कहीं बढ़ता है क्या उसका, उतना ही रहेगा, तभी तो फुल मून वो देखना अलग अलग आता है शेप वेप, वो पर्टिकुलर टाइम पे आता है ना, समझा ना, पर्टिकुलर टाइम रहता है ना उसका, ऐसे थोड़ी कभी फुल आ गया कभी हाफ, ऐसा नहीं होता है। स्पीड क्योंकि कांस्टेंट, इसके लिए ऐसा हो रहा है। मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट स्पीड होता है कभी नहीं, उतने का उतना ही ना, समझा। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ का मोशन ज्यादा कम हुआ तो अपना 365 डेज चेंज हो जाएगा ना, एक साल का जो है 365 डेज, उसकी वजह से आता है ना कि पूरा एक बार घूम के आता है, ऐसा बराबर ना, अपने जगह पे भी घूमता है, मानो ना। अर्थ 2 टाइप का मोशन करता है, वो गोल भी घूमता है और गोल भी घूमता है, समझा, समझा क्या, समझा, ऐसा भी घूमता है और अपने जगह पे भी गोल घूमता है, समझा, ऐसा होता है, समझा, 2 टाइप का मोशन कर देता है वहाँ पे वो, समझा। तो वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन।
समझा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन क्यों है? क्योंकि कभी चेंज हो ही नहीं सकता, उतना ही टाइम एक बार में जितना लगे उतना नेक्स्ट टाइम में भी उतना ही लगने वाला है। समझा? तो बोलो क्या बताया मैंने तुमको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, ये एक पीरियोडिक मोशन है। समझा ना सबको? ठीक है, ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? पीरियोडिक। आगे अगर चलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताओ जरा, क्या क्या कांस्टेंट रह रहा है? स्पीड, मतलब ये ना मैग्नीट्यूड ऑफ वी, मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार को वी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार को क्या लिख सकते हैं? वी। देखो अब वी कहाँ कहाँ आता है, वो सब चीज कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि स्पीड तो कांस्टेंट है, क्या क्या कांस्टेंट बताओ? सबसे पहला क्या है? स्पीड ना, स्पीड हमारे लिए कांस्टेंट है, बराबर। थोड़ी देर बाद मैं तुमको पढ़ाऊंगा एंगुलर वेलोसिटी। क्या पढ़ाऊंगा? था 10th में? नहीं ना, नहीं था ना? हाँ, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ये भी कांस्टेंट रहता है। समझा? क्यों कांस्टेंट का रीजन बताता हूँ। v इज इक्वल टू आर ओमेगा एक फॉर्मूला है, तो ओमेगा रहेगा v बाय आर। जो भी चीज में v आएगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। r जो है रेडियस कांस्टेंट, तो v कांस्टेंट ना, हम लोग v को कांस्टेंट लेके चले ना। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ v बार मतलब ही v, समझा? हाँ, तो अगर v कांस्टेंट r कांस्टेंट तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट। एक और चीज होता है ke, काइनेटिक एनर्जी। बोलो फॉर्मूला, हाफ mv²। मास चेंज होएगा नहीं जो भी गोल घूम रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट ना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी। एक और p मतलब मानो, p मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। p का मतलब क्या है? इसका फॉर्मूला रहता है मास इनटू वेलोसिटी। मास चेंज होएगा ही नहीं, और मैंने तो v को कांस्टेंट लिया है, यूसीएम पढ़ रहे हैं, तो लीनियर मोमेंटम भी। एक और होता है एंगुलर मोमेंटम, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, r इंटू mv, ऐसा। बराबर, r कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, और v को मैं कांस्टेंट लेके चल रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम भी। समझा? तो यूसीएम में टोटल 5 पैरामीटर कांस्टेंट और भी रहेगा। बराबर, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड, समझा? एंगुलर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम रिमेंस। क्या है? अरे जो लिखा है यही तो बोला मैं। समझा? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड, सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी, थर्ड काइनेटिक एनर्जी, फोर्थ लीनियर मोमेंटम, फिफ्थ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, समझा? रिमेंस। बोलो इन अरे बोलो तो किसमें? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। बोलो क्या? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन कौन? स्पीड ना, एक मिनट रुको, स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी ना, स्पीड, फिर एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद हाँ काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मानो ना, लीनियर मोमेंटम बताया, देखो वहाँ पे लीनियर मोमेंटम, उसके बाद एंड कौन? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? रिमेन्स, हाँ कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। समझ गया रहेगा तुमको ना? बोलो समझा है ना? समझा 4th वाला पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तुमको 4 एग्जाम्पल मैंने बताया, बोलो कौन सा कौन सा बताया? पहला एग्जाम्पल मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, पहला एग्जाम्पल। सेकेंड प्लैनेट, पूरा प्लैनेट में आने का। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, और एक बताया था मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, कुछ भी हो सकता है ना। समझा एग्जाम्पल क्या है? चलो बताओ क्या क्या एग्जाम्पल बताया मैंने तुमको? 4 एग्जाम्पल याद होना चाहिए। बोलो क्या क्या है एग्जाम्पल? बोलो एक एक। पहले मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, हाँ मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, बराबर। सेकेंड मोशन अर्थ का बताओ, मोशन ऑफ, ध्यान दो, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड क्या? सन ना, सन के आजू बाजू गोल घूमता है ना। और बताओ मोशन ऑफ मून, किसके आजू बाजू? अराउंड अर्थ ना। फिर क्या रहेगा बताओ? मोशन ऑफ एक लास्ट सैटेलाइट, ध्यान दो, इधर ज्यादा रहेगा बाहर फेंक देगा तुमको, याद रखना। क्या था? सैटेलाइट अराउंड एनी प्लैनेट ना। समझा ये? हाँ एक और लास्ट एग्जांपल है। लास्ट एग्जांपल है एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर। देखो ओमेगा कांस्टेंट है। एक चीज थोड़ा अभी तो तुमको सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी तुमको 12th में पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा बहुत देख लो। ये अल्फा को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा मतलब एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है d/dt ऑफ ओमेगा।
डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना, डेरिवेटिव सबको आता है। हमने अभी भी जस्ट बोला ओमेगा क्या है हमारे लिए, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का आंसर कितना आता है? अकेला कांस्टेंट अगर डेरिवेटिव मिलेगा तो उसका आंसर कितना आता है? 0। भूल गए डेरिवेटिव, मैथ्स पढ़ाया था ना, डी बाई डी टी ऑफ अकेला नंबर रहेगा तो 0 आता है, अकेला अल्फाबेट रहेगा तो 0 आता है, मतलब कांस्टेंट ना 0। तो किसका आंसर 0 होता है बताओ? एंगुलर एक्सेलरेशन। किसमें? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन 0 है? एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा रहता है? एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। समझा? बोलो समझा? तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 6। समझा तुमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? बोलो समझा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस वेक्टर। ये था रेडियस वेक्टर कुछ 10th में? नहीं, ठीक है अभी पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आज का सब लोग ध्यान देते रहो यहाँ पे, बाकी फालतू काम नहीं होना चाहिए। रेडियस वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस वेक्टर जब मैं तुमको 12th में डेरिवेशन वगैरह सिखाएगा वहाँ पे सब तुमको लगेगा रेडियस वेक्टर में डिटेल में है। चलो रेडियस वेक्टर देखते हैं क्या है। बहुत सिंपल सा है रेडियस वेक्टर। समझो, एक एग्जांपल समझाता हूं तुमको। देखो ये एक समझो सर्कुलर पाथ, बराबर, ये एक सर्कुलर पाथ। हाँ, इसमें अगर समझो कोई एक पार्टिकल है इधर ये पॉइंट पे, पॉइंट पी, ये थोड़ी देर ये समझो मोशन ऐसा हो रहा है, समझ आ रहा है? घड़ी का उल्टा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना। हाँ, और थोड़ी देर बाद पॉइंट पी पे जो पार्टिकल था वो आ गया यहाँ पे पॉइंट क्यू पे, बराबर, और इसका सेंटर समझो इधर किधर है। तो ध्यान दो, डिफाइन ही तुमको बता रहा मैं। द वेक्टर जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। समझा इसको क्या बोलते हैं? रेडियस वेक्टर। फिर से एक बार, द वेक्टर जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। समझा? इजी है, हार्ड नहीं है, बराबर ना? बोलो बोलो जरा, बताओ क्या बताया मैंने? द वेक्टर जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज, वापस बोलो, मैं नहीं बोला अब तुमको, एकदम सब लोग साथ में टोन में बोलो। बोलो क्या था? द वेक्टर जॉइनिंग सेंटर ऑफ द एंड पोजीशन ऑफ इज कॉल्ड एज, बोलो बोलो, द वेक्टर क्या? जॉइनिंग, किसको ज्वाइन कर रहा है? सेंटर किसका? सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या बोलते हैं इसको? इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। समझा? बोलो। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट, मतलब डिफाइन। समझा ना? सेंटर ले लो अपने हिसाब से, कुछ भी ले लो, ओ ले लेते हैं सेंटर, बराबर। समझा रेडियस वेक्टर क्या है? बोलो क्या है रेडियस वेक्टर? द वेक्टर जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज, जाते जाते जितना भी लिखा रहा है सबका सब ओरल लेगा, तो तुमको याद होना चाहिए कट टू कट हर एक पॉइंट, बराबर। समझा फर्स्ट पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। अब इतना अच्छे से पढ़ा रहे तो ओरल तो लेगा ना तुमको। सेकेंड पॉइंट, बराबर। देखो सेकेंड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर मालूम है? कल भी आया था पोजीशन वेक्टर। जो भी वेक्टर को एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन बताता है स्पेस में, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। सिंपल, बराबर। तो अगर याद है पोजीशन वेक्टर चालू कहां से होता है? कल का एक वो क्यूब वाला डायग्राम मैंने पोजीशन वेक्टर सिखाया था। पोजीशन वेक्टर कहां से चालू हुआ था? ओरिजिन से निकलता था, ओ से ऐसा, लेकिन हम लोग वहां से फोर्स ऐसा एक्ट होता था, इसके लिए हमने माइनस लिए थे। समझा? हमेशा पोजीशन वेक्टर कहां चालू होता है? हाँ, लेकिन ये वाला वेक्टर कहां चालू हो रहा है? सेंटर। अगर मैं ये सेंटर को इमेजिन कर लूं कि वो ओरिजिन है, तो ये जो तुम्हारा आर बार है वो क्या बन जाएगा? पोजीशन वेक्टर। अरे ये वेक्टर कहां चालू हो रहा है? सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब मैं बोल रहा है कि इमेजिन करो ये ओ तुम्हारा ओरिजिन है। ओ क्या है? तो वो तुम्हारा रेडियस वेक्टर क्या बन जाएगा? पोजीशन वेक्टर ना। समझा? सुनो, इफ ओ इज द ओरिजिन, बराबर, या फिर ऐसा बोल सकते ओ हर बार कुछ भी हो सकता ना। थोड़ा क्लियर सुनो, इफ ओके, तो बताओ क्या बोल रहे थे तुम लोग? स्टेटमेंट क्या था सेकंड हमारा? इफ, हाँ, इफ सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज द, ओके बोलो, इफ सेंटर किसका ऑफ
सर्कुलर पाथ ना, इफ सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन है तो इफ सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज ओरिजिन देन क्या होता है, रेडियस वेक्टर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाँ, देन रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर, समझा, याद है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये 2 पॉइंट हो गया ना हमारा। हाँ, थर्ड पॉइंट ऐसा है कि डायरेक्शन देखो रेडियस वेक्टर का क्या है, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सेंटर से दूर रहता है, हमेशा सेंटर से दूर, अवे फ्रॉम सेंटर, समझा। रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, समझा, रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। बोलो क्या था, वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, किसका सेंटर, ऑफ सर्कुलर पाथ। फिर से बोले क्लास टाइम, रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। चलो बोलो क्या लिखने का है, बोलो क्या था, कौन, रेडियस वेक्टर कैसा रहता है, इज ऑलवेज डायरेक्टेड, किधर, ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम, कहां से कहां पे, अवे फ्रॉम सेंटर ना, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, समझा, बराबर ना, बराबर ना। आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, रेडियस वेक्टर का क्या सेम है रहेगा हमेशा और क्या हमेशा चेंज होता रहेगा, हाँ, रेडियस वेक्टर कैसे भी घुमा लो इसको, तुमको रेडियस वेक्टर इतना ही मिलेगा ना, लेकिन डायरेक्शन हर बार अलग अलग ना, समझा। तो पहला पॉइंट मैग्नीट्यूड के बारे में रहेगा, बाद में हम लोग डायरेक्शन बताएंगे, बराबर। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड के बारे में, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर रिमेन्स ऑलवेज, बराबर ना, बराबर ना। चाहिए तो उसमें भी लिखेंगे, दोनों एक साथ लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो कितने पॉइंट हो गए हमारा, 3 ना, फोर्थ पॉइंट में खत्म करते हैं, बराबर। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली विथ टाइम, टाइम के हिसाब से आगे घूमेगा ना ऐसा, या फिर कंटिन्यूस चेंज लिखा तो भी चलेगा। बोलो क्या, अच्छा बोलो एक बार क्या बताया, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर रिमेन्स बट द डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली। बोलो बोलो, द मैग्नीट्यूड किसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर क्या होता है, इज ऑलवेज कांस्टेंट ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन चेंजेस, कैसा, चेंजेस कंटिन्यूसली, समझा ना। विथ लिखना है, टाइम लिखना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गया ना रेडियस वेक्टर क्या है, बोलो समझ गया। आगे बढ़ते हैं अब न्यू क्वेश्चन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे मेरे पास यहाँ पे बहुत एकदम डिटेल में है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इतना डिटेल में तुमको लगेगा नहीं, जितना जमता है उतना तुमको बता देता हूँ। तुमको सिर्फ 6 पॉइंट लगेगा बस, मैक्स टू मैक्स, इतना डिटेल में नहीं है, सब जेडब्ल्यू नीट में लगेगा, अभी इतना नहीं है। चलो फिर भी देखता है, जितना होता है उतना बताता हूँ तुमको। समझा ये 2 क्वेश्चन, बोलो ठीक है। तो अब न्यू क्वेश्चन चालू करते, क्या नाम है बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसा बताओ, एकदम डिटेल में बताओ कि जस्ट जितना तुम्हारे सिलेबस में। क्यों, एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने का है? जब बाकी लोग को मैं सम कराएगा तुमको सम आएगा फिर, अगर तुमको टोटल नॉलेज नहीं देगा तो। पूरा ये देखो, फुल बताऊंगा, फुल पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इतना बड़ा एग्जाम में आएगा नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे पास टोटल जितना इन्फॉर्मेशन सबका सब बता दिया उसमें। ऐसा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मालूम है किसको, किससे डिनोट करते हैं, बोलो किससे? नहीं मालूम है तो मुंह बंद रखने का, ज़्यादा उछलने का नहीं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं, बोलो किससे डिनोट करेंगे? थीटा। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर। नाम है डिस्प्लेसमेंट, MENT, बराबर। हाँ, किससे डिनोट करते बताओ? थीटा। अगले सर थीटा कैसे आया, देखो नाम में ही है एंगुलर, तो एंगल के हिसाब से ना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तुमको बहुत कुछ बता दिया मैं, डिस्प्लेसमेंट ना बताया ना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर एंगल के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बताता हूँ। ये डायग्राम से देखो, इधर देखो, या तो इसके लिए एक अलग से डायग्राम, ठीक है, अलग से डायग्राम बनाई देते हैं। ये देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है वो तुमको सिखा रहा हूँ। देखो तो ये समझो एक सर्कुलर पाथ, बराबर, एक सर्कुलर पाथ,
सेंटर O, बराबर वही हमारा वही 2 पार्टिकल याद है, एक पहला पार्टिकल जो है वो कहाँ पे था, पॉइंट P पे, फिर गया कहाँ पे, वो थोड़ी देर में अगर मोशन ऐसा हो रहा है तो कहाँ पे जाएगा वो, Q पे जाएगा इधर, बराबर ना, Q पे जाएगा। रेडियस वेक्टर बनाते हैं, मालूम है रेडियस वेक्टर क्या रहता है, द वेक्टर जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। ये है ना रेडियस वेक्टर, बराबर समझा। हाँ, पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है ना, देखो पार्टिकल ने अपना मोशन यहां से चालू किया और यहां तक पहुंचा ना, ऐसा तो कुछ तो आर्क भी डिस्क्राइब किया ना, एस बोलते हैं, एस मीन्स लेंथ ऑफ आर्क, पढ़ा गया ना 10th में, एस मतलब लेंथ ऑफ, था ना लेंथ ऑफ आर्क। हाँ, तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे गया तो उसने क्या डिस्क्राइब किया है, डिस्क्राइब किया है एक एंगल ना बीच में, यहाँ पे एक एंगल बनाया ना उसने, ऐसा दिख रहा है। जब उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगल के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बहुत सिंपल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल। कौन बना रहा है एंगल बताओ, देखो ध्यान दो, कौन बना रहा है एंगल बताओ, कौन बना रहा है एंगल, रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर बनाना है एंगल, देखो ना P पे था ना, तो इधर था, फिर इधर से इधर आ गया, समझा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर। कौन ट्रेस कर रहा है, इसमें तो ट्रेसिंग, समझा, ट्रेस बाय, ये एंगल बन कहाँ रहा है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। कब बन रहा है, व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, बराबर ना। फिर सुनो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बोलेंगे, बोलो बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल traced by radius vector at the center of circular path when particle moves from one position to another position, या फिर one point to another point, चलेगा। समझा, डिफाइन बोलो, वापस बोलो एक बार, बोलो क्या, डिस्प्लेसमेंट इज द ट्रेस्ड बाय एट द ऑफ व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम टू अनदर पोजीशन या फिर अनदर पॉइंट, चलेगा। चलो, तो मैंने क्या बताया तुमको, डेफिनेशन बता दिया ना, समझा डेफिनेशन सबको, बोलो याद रहेगा, बोलेंगे ना लिखने के टाइम पे, बोलो क्या था बताओ। हाँ, एंगुलर, थोड़ा स्लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज द एंगल, कौन ट्रेस कर रहा है, ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर, ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर। कब कर रहा है, अच्छा कहाँ कर रहा है, एट द सेंटर, किसका, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ का सेंटर है, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। कब, व्हेन द पार्टिकल मूव हो रहा है ना, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, किधर से किधर, हाँ, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ना, वन पॉइंट टू अनदर पोजीशन लिखा तो भी चलेगा, वन पोजीशन टू अनदर, समझा, सिंपल ना। तो ये हो गया हमारा क्या, डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन थोड़ा तुमको देता है इसके बारे में। देखो ये हमने कंप्लीट कर लिया डेफिनेशन, अब चालू करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन तुमको देता हूँ इसके बारे में। देखो हाँ, यहाँ पे ध्यान दो, एक डायग्राम एज्यूम किया ना आप लोगों ने वहाँ पे। चलो डायग्राम में थोड़ा और कुछ बता देता तुमको मैं, समझो एक्सिस वगैरह बना के देता, पी क्यू तो बना दिया ना, एक्सिस बना लेते हैं। समझो ये जो पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट पी है थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर बनाते हैं इसको, क्योंकि मेरे को वहाँ पे एक्सिस वगैरह बनाने का है। समझो यहाँ है पॉइंट पी, ये पॉइंट पी, बराबर ऐसा, ऐसा कुछ, एक ही मतलब हुआ ना। अब एंगल इधर था थीटा, वो ये ना थीटा ही तो है। हाँ, एक्सिस बनाने का अपने को, ये है रेफरेंस लाइन एक्सिस, बराबर समझा, ये चलो ये बन गया ऐसा, एक्स और वाई ना, बराबर ऐसा कुछ। अगर ओरिजिन रहेगा तो पोजीशन वेक्टर ही बन जाएगा, समझो। हाँ, तो अभी यहाँ पे ना
तुमको बताना पड़ेगा सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, वो सब बताना पड़ेगा। बोलो सेंटर क्या है, सेंटर ओ, रेडियस क्या लेगा, रेडियस आर ले लेते हैं ना, रेडियस आर ना, बराबर। तो बताना पड़ेगा पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल घूम रहा है ना, यूसीएम कर रहा है, क्या कर रहा है वो, सुनो, कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बराबर, विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। याद है ग्रेविटेशन में कैसे कंसिडर याद रखा था, वैसे ये भी यहाँ कंसिडर याद को हर पूरा एंड तक यूज करने का। बोलो क्या बोला, बताओ। कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग, हाँ एक मिनट को, यूनिफॉर्म जरूर नहीं ना, हर बार सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मतलब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा वहाँ पे ना, फिर वो डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा डेरिवेशन। तो यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, खाली क्या बोलेंगे, सर्कुलर। बोलो 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 स्टार्टिंग से। कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ सेंटर एंड रेडियस आर, समझा, बराबर। अच्छा, जब ओ रेडियस है, आर रेडियस है, तो उसने कुछ तो आर्क बनाया ना, अभी ये आर्क भी चेंज हो जाएगा ना, फिर तो ये आर्क भी तो चेंज होगा ना वहाँ पे। हाँ, तो डिस्क्राइबिंग एन आर्क एस, आर्क कितना डिस्क्राइब किया उसने, बराबर। डिस्क्राइबिंग एन आर्क एस इन कैसा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूरा पॉइंट सुनो फिर बोला। कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ सेंटर रेडियस, बराबर, रेडियस आर, डिस्क्राइबिंग एन आर्क एस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दो चीज और ऐड किया मैंने, और क्या है, बोलो बोलो। कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ सेंटर रेडियस, समझा, डिस्क्राइबिंग एन आर्क एस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलो बोलो क्या था, बोलो। कंसिडर क्या, कंसिडर अ पार्टिकल, कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसे परफॉर्म कर रहा है, विथ सेंटर, क्या था, विथ सेंटर, हाँ विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ, रेडियस क्या, रेडियस कितना था, रेडियस आर, डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग एन आर्क कितना, एस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बराबर, सिंपल है ना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बराबर। ऐसा ये तो समझने लायक पॉइंट है, जस्ट इंट्रोडक्शन समझो, ऐसा वाला पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। अब मैथमेटिक्स भी चालू होगा, डेरिवेशन चालू हो रहा है अभी धीरे धीरे। डेरिवेशन आता है ना सबको, ग्रेविटेशन में कैसे क्या डेरिवेशन, सेम वैसा ही डेरिवेशन यहाँ भी रहेगा, लेकिन बड़े बड़े भी हो सकते हैं। आज छोटा छोटा कराता है, बाद में देखेंगे धीरे धीरे बड़ा होएगा। सेकेंड, हमको निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो थीटा कितना आता है, बराबर, और फॉर्मुला अगर बनाने का है, तुम्हारे सिलेबस में डायरेक्ट दिया, मैं तुमको एकदम डिटेल में बता रहा कि बना कैसे फॉर्मुला। देखो सुनो, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा, देखो हाँ ध्यान दो, मेरे को बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने रेडियन का हो रहा है, यहां से ऐसा घूम के इधर रिटर्न आ रहा है, बराबर, एक्स, ये पॉइंट्स एक्स एक्स से चालू हुआ मोशन, ऐसा घूम के रिटर्न वहां पे आया। बोलो कितना एंगल डिस्क्राइब हुआ रेडियन में, रेडियन में 2 पाई, 2 पाई ना, अरे एक आधा 180 को पाई बोलते हैं ना, पूरे को क्या बोलते हैं, 2 पाई, बराबर। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 पाई रेडियन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन का होता है, बताओ कितना डिस्टेंस कवर होता है। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझो यहां से एंगल ऐसा, ये पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 पाई का ना, 2 पाई रेडियन का, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, अरे 360 एंगल है, मैं डिस्टेंस पूछ रहा है तुमको, 360 मतलब 2 पाई हुआ ना। मैं बोल रहा मेरा पॉइंट ऐसा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन करस्पॉन्ड्स टू डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर होता है, बोलो। जब 2 पाई का ऐसा जब एंगल हो जाएगा तो कितना, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस कवर होता है, बोलो। अरे साइंस के बच्चे लगता नहीं है ऐसा कि है तुम लोग। जब पूरा एंगल यहां से ले, कोई पार्टिकल ये पोजीशन पे है, यहां से पूरा इतना घूम के रिटर्न उधर ही गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, अरे डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस पूछ रहा है मैं तुमको। यहां से चालू किया, बराबर, ऐसा घूम के रिटर्न वहीं पे आया, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, पढ़ा, ऐसा नहीं कि बताया नहीं तुमको, बताया हुआ चीज़ है मैंने तुमको ये चीज़, बोलो कितना डिस्टेंस कवर होता है। एक पूरा सर्कल
पूरा परफॉर्म करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर होता है? 2 पाई आर, बराबर कितना होता है? 2 पाई आर ना। यहाँ से मोशन चालू होगा, रिटर्न घूम के उधर आएगा, तो डिस्टेंस कितना कवर होएगा? 2 पाई आर ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन करस्पॉन्ड्स टू डिस्टेंस कवर 2 पाई आर ना, याद रहेगा। मतलब 2 पाई रेडियन जब है तो इसमें इतने एंगल के लिए, देखो ये साइड जो मैं लिख रहा है वो एंगल है, और ये साइड जो लिख रहा है वो क्या है? डिस्टेंस कवर है। कितना डिस्टेंस कवर होता है? 2 पाई आर, बराबर। बोलो समझा? अगर समझो मुझे ये 2 पाई रेडियन के लिए ना मुझे 1 रेडियन चाहिए, बोलो कितना डिस्टेंस कवर होएगा? 2 पाई रेडियन के लिए 2 पाई आर डिस्टेंस कवर होता है। 1 रेडियन के लिए कितना डिस्टेंस कवर होने वाला है? इधर ही तो दिमाग चलना चाहिए साइंस स्टूडेंट का, जो तुम्हारा चलता नहीं है। 2R, क्या? 2R, आर, आर कोई तो बोला, इसके मैंने लिख दिया। 2 पाई रेडियन मिश्का ने बताया, 2 पाई रेडियन के लिए 2 पाई आर है। ये 2 पाई 1 कैसे बनेगा? जब मैं इसको इसी से डिवाइड करेगा, इधर 2 पाई से डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड करो ना 2 पाई से, कितना आएगा? आर, समझा? 1 रेडियन के लिए कितना डिस्टेंस कवर होता है? आर, समझा? अब आंसर दो। अगर मैं बोलूं थीटा रेडियन रहेगा, अगर थीटा रेडियन का एंगल है तो कितना डिस्टेंस कवर होता है? क्वेश्चन नहीं समझा शायद, सुनो। 1 रेडियन के लिए कितना डिस्टेंस कवर होता है? आर। थीटा रेडियन के लिए कितना होगा? बोलो क्या? आर थीटा, आर थीटा या फिर थीटा आर, एक ही बात है, बराबर ना। अरे आजू इधर 1 है ना, इधर क्या चाहिए था तुमको? थीटा, तो इधर भी थीटा, इधर से भी थीटा से मल्टीप्लाई करो ना, इतना नहीं आता है, बराबर ना, समझा? तो थीटा रेडियन का एंगल के लिए कितना डिस्टेंस कवर होने वाला है? आर थीटा, एक ही बात है, और आर थीटा रेडियन उतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। और कितना कवर होगा बताओ? आर थीटा रेडियन। समझा मैं क्या बोल रहा है? बोलो। अरे मेरा एंगल कितना है? थीटा ही का है ना, रेडियन में लेते हैं, साइंस में हमेशा अभी रेडियन में सॉल्व करेंगे हम लोग। तो थीटा रेडियन का अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस कितना कवर होता है? आर थीटा रेडियन, बराबर, रेडियन में रहता है, ऐसा बोलना पड़ेगा, समझा? समझा क्या है? देयरफॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का कितना मिला बताओ? ये साइड क्या है और ये साइड क्या है? लेफ्ट में क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, और यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बराबर करस्पॉन्ड्स टू, बोलो कितना करस्पॉन्ड्स टू क्या है? करस्पॉन्ड्स टू कितना डिस्टेंस कवर? डिस्टेंस कवर्ड कितना? आर थीटा रेडियन ना, समझा? समझा क्या? इधर आओ, डायग्राम में आओ, मेरे को बताओ पॉइंट पार्टिकल जो पॉइंट पी से क्यू तक गया, डायग्राम के हिसाब से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? एस, बराबर, एस का डिस्टेंस कवर किया ना। लेकिन ये एस डिस्टेंस कवर्ड है, और जब एस डिस्टेंस कवर हो रहा था तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था? बराबर, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं है, इजी है, लेकिन तुमको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। सुनो, ये क्या बताओ? ये है क्या एक्चुअली? ये डिस्टेंस कवर्ड है, कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए? थीटा। और एक सुनो, वापस बोलो, ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड, कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए? ये क्या है? एस क्या है क्या है? डिस्टेंस कवर्ड, कितने एंगल के लिए? समझा? समझा? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो और कोई नहीं, वो क्या है? आर थीटा रेडियन। पढ़ा? समझा क्या है? बोलो, नहीं समझा? अरे थीटा का आंसर देखो, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये डिस्टेंस है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये डिस्टेंस है, तो LHS अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए। तो एस का फॉर्मूला क्या है? आर थीटा है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोट किससे करते हैं? थीटा। थीटा निकालो यहाँ से, देयरफॉर थीटा का आंसर बोलो क्या रहेगा? S/R। समझा? ये मैंने बनाया फॉर्मूला, समझा? हमारे टेक्स्ट में डायरेक्ट दिया है वहाँ पे, समझा? बोलो कैसा हुआ? तो थीटा का आंसर क्या रहता है? S/R। एस को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क ना, और अपॉन आर रेडियस रहेगा, समझा? रेडियस। समझा कैसे निकाला? बोलो, क्लियर ना ये? तो ये हमारा बन गया क्या? फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो।
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकाला है वो है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ मतलब है लेंथ ऑफ आर्क की बात है, अपॉन रेडियस, ये हमने बना दिया। समझा बोलो कैसा क्या किया। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट सुनो, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना वो कभी भी रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं होता। ये दिख रहा है जो बनाया ये ब्लैक कलर का एक्सिस, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, बराबर। वो कभी भी रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा ओरिजिन पे। किस पे डिपेंड करेगा? समझा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लाइन बट इट डिपेंड्स ऑन ओरिजिन। समझा पॉइंट क्या है? ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पढ़ के सुनाता जरा सुनो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन ओरिजिन, ये बताया ना, लेकिन बाद में बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन ओरिजिन बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लाइन। वही मतलब हुआ ना, उल्टा बोल दिया खाली यहाँ पे। मैंने पहले रेफरेंस लाइन फिर बताया था, बराबर ना। समझा पॉइंट क्या? अपने मन से लिखो, मतलब चेंज होना चाहिए। मतलब ये है कि वो रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करता लेकिन ओरिजिन पे डिपेंड। बोलो बोलो नेक्स्ट पॉइंट। पहले क्या बोलेंगे, डिपेंड करता है कि नहीं करता है? इनडिपेंडेंट वाला ना, ठीक है। बोलो क्या? एंगुलर, ध्यान दो, एक्टिव रहो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा है? इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किससे इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन, लेकिन वो किस पे तो डिपेंड करता है? हाँ, बट इट डिपेंड्स ऑन, हाँ समझा ना, डिपेंड्स ऑन, वो ओरिजिन पे डिपेंड करेगा। समझा पॉइंट? नेक्स्ट वाला पॉइंट तो याद है, जो पढ़ा रहा है सब याद रखना है, यहाँ से लेके एंड तक। ये रब करके और एक बार आएगा, समझा? तब तक याद रखने का तुमको। तो देख लो एकदम अच्छी तरह से क्या क्या मैंने तुमको पढ़ा है। समझा क्या है? बोलो। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि नया चीज़ है तुम्हारे लिए। अगर मैं मैथ्स, अगर मैं एंगल को घड़ी के डायरेक्शन में देख रहा हूँ, घड़ी का मालूम है, क्लॉकवाइज, तो एंगल को पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, बराबर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो एंगल ही है, बराबर। तो पॉइंट सुनो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज, बराबर। समझा? बोलो। एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज, यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। समझा पॉइंट क्या है? बोलो एक बार। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज। समझा ना? चलो बोलो बोलो बोलो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, एंगुलर कब? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड कब? मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव होता है ना, इज टेकन एज नेगेटिव, वो नेगेटिव मिलेगा तुमको। एंड दूसरा एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज टेकन एज पॉजिटिव। समझा ना? अरे इजी पॉइंट है, अभी हार्ड आया नहीं, अभी हार्ड एंड में आएगा। समझा? फोर्थ पॉइंट थोड़ा डिटेल में बता रहा है। इतना पढ़ लिया मतलब सब कुछ पढ़ लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और कुछ नहीं इसके बारे में एक्स्ट्रा। समझा? इतना ही है। समझ में आ रहा है? लग रहा है ना कि एकदम डिटेल में जा रहे हैं, बराबर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में देखूँ तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में देखूँ तो नेगेटिव। चलो ये पॉइंट भी हो गया हमारा। हाँ, एसआई यूनिट देखेंगे हम लोग, एसआई यूनिट, बराबर। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये कैसे, कहाँ से मेजर करते हैं तुम लोग? एक्स एक्सिस ना, फ्रॉम एंगल एक्स एक्सिस मेजर करते हैं ना। तो तुमको चाहिए तो तुम वहाँ पे लिख सकते हैं, बराबर। इट्स टेकन एज पॉजिटिव व्हेन इट इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस। चलेगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट, चलो एसआई यूनिट मालूम है? हाँ, तो क्या लगता है एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन। याद रखो, पढ़ा था ना। अच्छा, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ फिजिक्स का इसके लिए ना, तो तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, पर फिर भी याद रखो। जो एंगल है, एंगल का एसआई यूनिट क्या रहता है? रेडियन। रेडियन, डिग्री एसआई यूनिट नहीं है, बराबर। क्या एसआई यूनिट है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो एंगल ही है ना, तो बोलो एसआई यूनिट क्या रहेगा? रेडियन। तो हम लोग एसआई यूनिट यहाँ पे लिखते हैं रेडियन। एसआई यूनिट होता है रेडियन। समझा? हाँ, डायमेंशन में निकाल लेते हैं। डायमेंशन पूरा एकदम इतिहास पढ़ रहे, समझो ऐसा है।
डायमेंशन, अगर मुझे इसका डायमेंशन चाहिए, याद रखो रेडियन का डायमेंशन नहीं होता है 0 0 0, डायमेंशन मालूम है L0 M0 T0 किया रहेगा ना पहले भी हम लोगों ने। हाँ, तो जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन क्या रहेगा बताओ? हाँ, L लेंथ भी 0, मास भी 0 और टाइम भी। इजी है ना, हार्ड नहीं है। याद है अभी तक क्या क्या हुआ है, बोलो? हाँ, ये सब याद रखना थोड़ा थोड़ा है। अब आगे मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। देखो अब आगे थोड़ा डिटेल में जाता है। देखो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसके पास कोई डायमेंशन है? ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, समझा? ये कैसा क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस। थोड़ा और आगे जाते, देखो क्या, जब पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करेगा एक प्लेन में, तो उसका जो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहता है वो हमेशा उसको हम लोग स्केलर लेंगे। पॉइंट तो मतलब क्या है, स्केलर और वेक्टर दो रहता है ना। फाइनाइट अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, फाइनाइट मतलब कुछ तो बड़ा वैल्यू है, तो उसको स्केलर लेंगे कि वेक्टर लेंगे? स्केलर, अलजेब्रिक स्केलर, समझा? फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेकन एज स्केलर, अलजेब्रिक स्केलर। और अगर इनफाइनेटेसिमल स्मॉल रहेगा ना, बहुत छोटा रहेगा, थीटा का वैल्यू अगर बहुत बड़ा है तो वो स्केलर है, अगर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है, एलिमेंट्री स्मॉल एकदम, समझा? इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, तो उसको वेक्टर ले लेंगे हम लोग। समझो पॉइंट क्या है? एक बार पढ़ के सुना जरा पॉइंट सुनो। व्हेन पार्टिकल रिवॉल्व्स इन सर्कुलर मोशन, जब सर्कुलर मोशन हो रहा है और अगर तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट है, कैसा है? फाइनाइट मतलब है, कुछ बड़ा वैल्यू है, तो उसको कैसे अज्यूम करेंगे तुम लोग? अलजेब्रिक स्केलर। पॉइंट सुनो इसके लिए, देखो व्हेन पार्टिकल रिवॉल्व्स इन सर्कुलर मोशन इन वन प्लेन, सर्कुलर मोशन एक प्लेन में ही होता है ना, सर्कुलर मोशन हमेशा एक प्लेन में होएगा। अगर ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये उसका प्लेन हो गया, अगर ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये उसका प्लेन हो गया। सर्कुलर मोशन हमेशा एक प्लेन में ही होता है, बराबर ना? तो पॉइंट याद है क्या था? व्हेन पार्टिकल रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर मोशन इन वन प्लेन, तो उसके बाद द फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ट्रीटेड एज कैसा क्वांटिटी? अलजेब्रिक स्केलर। एक बार फिर से बोलो क्या था, बताओ? व्हेन particle revolves in circular path in a plane na, in one plane, then finite angular displacement is taken as algebraic scalar, taken as या फिर treated as बोलेंगे तो भी चलेगा, समझा? बोलने का मतलब है अगर बड़ा वैल्यू है तो स्केलर है, अगर छोटा वैल्यू है तो वेक्टर, यही मतलब है। खाली स्टेटमेंट आएगा, अपने मन से बना सकते हैं, तुमको थोड़ी एग्जैक्ट याद रहेगा वहाँ पे, बराबर? वहाँ पे तो अपने मन से बना सकते हैं एग्जाम में, बराबर? तो ऐसा लिख सकते हैं, फॉर फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड फॉर इन्फिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यू इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझा? चलो वैसे हम लोग लिखते हैं, सिंपल जैसा तुमको आएगा वैसा। फॉर फाइनाइट वैल्यू, फाइन मतलब कुछ है वैल्यू, फॉर फाइनाइट वैल्यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड फॉर इन्फिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यू इट इज अ, समझा? बोलो, ठीक है। तो बोलो क्या बताया, बताओ एक बार खुद से बोलो फिर लिखते हैं, बोलो। फॉर फाइनाइट वैल्यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हाँ, बट फॉर इन्फिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल तो बहुत ज्यादा छोटा है, समझा? बोलो बोलो बोलो। फॉर फाइनाइट ना, फॉर फाइनाइट वैल्यू क्या होता है? फॉर फाइनाइट वैल्यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कैसा क्वांटिटी है? हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, समझा? बोलो, समझा क्या? स्केलर क्वांटिटी, बट क्या? बट फॉर, बोलो कैसा वैल्यू? इनफिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यू, बट फॉर इनफिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यू ना, छोटा वैल्यू ना, इनफिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यू क्या होता है? जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा क्वांटिटी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, समझा ना? वेक्टर क्वांटिटी, इतना समझा? समझा क्या? जब एंगुलर डिस्टेंस बहुत छोटा रहेगा तो वेक्टर बिहेव करेगा, अगर बड़ा वैल्यू है तो क्लियर ना? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थियरी है, आगे मजा आएगा तुमको, अभी तो थोड़ा थियरी चालू है। देखो तो ये समझ गया तुमको क्या है? हाँ, कम्यूटेटिव लॉ याद है? कम्यूटेटिव मालूम है? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। a प्लस बी का जो आंसर आएगा वही आंसर b प्लस ए का आता है। हाँ, तो वेक्टर वाला फॉर्म है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर कब होता है बताओ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब इन्फिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यू रहेगा, याद रखो। हाँ, पूछेगा जाते जाते तो याद होना चाहिए तुमको जितना ही पढ़ा रहा है। अगर इन्फिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यू है तो वेक्टर है, बराबर? और अगर वेक्टर है तो ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। कम्यूटेटिव लॉ मालूम है? a प्लस बी इक्वल टू, समझा? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। और ये कब ओबे करेगा? वेक्टर के लिए, वेक्टर के ओबे करता है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इन्फिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ। इन्फिनिटेसिमल
स्मॉल, इन्फिनिट तो बहुत छोटा हो गया बराबर। बोलो क्या बताया, बताओ मैंने पॉइंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओबेस कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। फिर सुनो, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, बोलो जरा पॉइंट क्या बताया मैंने तुमको, 8 पॉइंट है ना, 8 पॉइंट बोलो क्या है, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल कौन है ये स्मॉल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा रहता है, ओबेस, क्या ओबे करता है, ओबेस कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा, कम्यूटेटिव मालूम ना क्या लॉ है बताओ, हाँ वो a प्लस बी, अभी हम लोग वेक्टर ये ना थीटा में ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो तुम लोग ऐसा बोलेंगे θ1 बार प्लस θ2 बार का बोला आंसर कैसा लिखा जा सकता है, θ2 बार प्लस, इजी है, देखो पहले स्टार्टिंग में थियरी है, आगे एकदम बड़ा डेरिवेशन है, अभी तो सीख लो पहले क्या क्या समझाए क्या हुआ। ये अगर तुमको याद रहेगा ना तो मैं जो बहुत बड़ा डेरिवेशन तुमको आगे सिखाएगा ना वो आएगा तुमको, आराम से समझा क्या हुआ। अच्छा तो ये कौन सा पॉइंट कर दिया हमने, पॉइंट नंबर 8। चलो थोड़ा ये हो गया, अब निकालते हैं डायरेक्शन। देखो वेक्टर है क्या बताओ पहले, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, अरे बोलो है, कब है, हाँ जब बहुत छोटा रहेगा तो ही है, अगर वेक्टर है तो क्या क्या रहता है उसके पास, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तो मालूम है हमको, मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूले से आ जाएगा ना। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकलता है राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल पढ़ा है 10th में था ना, वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल ये पढ़ा था ना, हाँ राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। अगर पार्टिकल का मोशन ऐसा है, देखो ध्यान दो, ऐसा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाहर आएगा, अगर पार्टिकल ऐसा घूम रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अंदर जाएगा। समझा क्या है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। एक्टिव रहो थोड़ा, समझा पॉइंट क्या है, बोलो क्या बताओ, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, मालूम है ना, राइट हैंड मालूम ना, इमेजिन वो सब कर्ल फिंगर, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए था ना वहाँ पे, वैसा ठीक है। चलो तो राइट हैंड रूल से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा तुमको शायद कुछ नोटेशन नहीं पता है, ट्रेन देखा है, ट्रेन जब जा रहा है तो पीछे एक साइन रहता है, क्रॉस बताता है कोई भी चीज कुछ जा रहा है, कोई भी चीज जा रहा है ना तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से, और कोई भी चीज अगर आ रहा है ना तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल में ऐसा डॉट, कोई भी चीज जा रहा रहेगा तो सर्कल के अंदर क्या मिलेगा हमको, क्रॉस, एक्चुअल में क्रॉस मतलब जा रहा है और डॉट मतलब आ रहा है, लेकिन मैं सर्कल के हिसाब से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, समझा। अगर देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो तो मैं 2 डायग्राम बताता है, तुम्हें बताओ मैं क्रॉस बनाऊं कि डॉट बनाऊं, पहले रूल सुन लो। पार्टिकल अगर ऐसा घूम रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हारी तरफ आएगा, तो क्रॉस लिखूं यहाँ पे कि डॉट लिखूं, क्योंकि तुम्हारी तरफ आ रहा है ना ऐसा, समझा। और समझो पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो पीछे जाएगा ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो जब पीछे जाएगा तुम्हारे लिए क्रॉस ना, समझा कैसा है। हाँ तो मैं 2 डायग्राम बनाता है, पहले वो बताओ जो रूल क्या बताया था, कौन किससे क्या मिलता है हमको, उधर कुछ तो बताया ना अभी तुमको, यहाँ मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर इसका डायरेक्शन कैसे मिलता है, राइट हैंड रूल, पॉइंट याद है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय, बोलो द डायरेक्शन किसका, द डायरेक्शन ऑफ कौन सा वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय कौन सा रूल, राइट हैंड रूल, समझा, R-H-R समझा, राइट हैंड रूल याद रहेगा। चलो डायग्राम से समझते हैं, कुछ ध्यान दो और बताओ क्या बना हुआ वहां पे, सर्कुलर पाथ, बोलो क्या बनाऊं, डॉट, ऐसा घूम रहा है ना तो बीच में बोलो क्या आएगा, डॉट, समझा। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना,
कमिंग आउटवर्ड ना, ऐसा बराबर ना। अरे परपेंडिकुलर तो प्लेन दो हो सकता है, अंदर भी जा सकता है गोइंग इनवर्ड ना, ऐसा इनसाइड। हाँ समझा ना क्या है। एक और बताओ, समझो ऐसा है और ऐसा आ रहा है, बोलो क्रॉस जाएगा अंदर ना, देखो ना डायरेक्शन देखो ना, अंदर जाएगा अभी। तो ये जो ऐसा सर्कल करके क्रॉस, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अंदर गया, समझा समझा। तो डॉट और क्रॉस समझा क्या है। चलो वो डॉट और क्रॉस बता देते हैं। ये जो डॉट मैंने बनाया है इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब ये है रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये क्या बताता है, ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ना, अंदर बाहर दो ऑप्शन है, लेकिन कहाँ पे आ रहा है, बराबर ना। तो वहाँ पे लिखा है कमिंग आउटसाइड, समझा। तो बोलो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स, बोलो रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ना। अरे प्लेन को परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कैसा, कमिंग, समझा ना। एक और है हमारे पास, क्या है बोलो, अरे बोलो जल्दी, ये क्या है, रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लेकिन अभी गोइंग इन, सारे क्या बोल रहे हैं नींद में, क्या गोइंग इनसाइड, बराबर ना, ऐसा समझा, ऐसा। तो ये हो गया किसका, एक डायरेक्शन किसका बताता है बताओ। कमिंग आउटसाइड वाला वेक्टर कौन है, वेक्टर रहेगा ना, डी थीटा बार लिख दूं, डी मतलब स्मॉल ना, डी मतलब स्मॉल, छोटा रहेगा तभी तो बोला ना, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल रहेगा तो वेक्टर है। ये भी गोइंग इनसाइड वाला वेक्टर कौन सा है, वही डी थीटा बार वाला वेक्टर है, समझा। तो ये हो गया एक लास्ट पॉइंट खत्म फिर ये टॉपिक। तो नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है, अब यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स लगेगा, देखते तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं। यहाँ पे देखो, तुमको क्रॉस प्रोडक्ट तो सिखाई दिया ना, मैथमेटिकल मेथड है, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया। चलो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला दिया है, लेकिन मैं तुमको बताता कि वो फॉर्मूला बना कैसे। देखो ध्यान दो इधर, तो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, बराबर, ऐसा एक सर्कुलर पाथ, समझा, ऐसा एक सर्कुलर पाथ है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, देखो चलिए एज्यूम करो ऐसा, बराबर, एक सर्कुलर पाथ, इस पे बॉडी ऐसा मूव हो रहा है, बराबर, समझ में आ रहा है, ऐसा घूम रहा है। तो जब कोई बॉडी ऐसा मूव हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी का उल्टा ना, एंटी क्लॉकवाइज है। अभी देखो इसका एक सेंटर है हमारे पास, यहाँ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना। हाँ यहाँ से ना मैं बनाता हूँ रेडियस वेक्टर और दो पोजीशन बताते हैं हम लोग पार्टिकल का। समझो पार्टिकल पहले इधर है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये क्या रहेगा बताओ, ये क्या है, रेडियस वेक्टर। थोड़ी देर बाद पार्टिकल उधर जाएगा क्या आगे आएगा, यहाँ पे ऐसा घूम रहा है तो आगे आएगा ना। तो यहाँ पे हमको मिलेगा ना ऐसा कुछ एक दूसरा, समझो ये नया पोजीशन है पार्टिकल का, तो ये वेक्टर क्या है, रेडियस वेक्टर, दोनों आ रहा है ना, बराबर। चलो मेरे को एंगल बताओ, कितना एंगल यहाँ पे, छोटा सा एंगल है ना, डी थीटा ले लेते हैं, छोटा एंगल ना, डी थीटा, छोटा सा एंगल डी थीटा। और एक अच्छा एक बात बताओ, छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर रहेगा, तो मैं डी थीटा बार बोल सकता है ना उसको, डी थीटा बार, लेकिन अभी बार बार डायरेक्शन नहीं बता रहे, इसके लिए ऐसे लिख रहा है। हाँ चलो ये ठीक है। और आर बार तो बता सकते शायद तुम लोग ना, आर बार मेरे को, ये आर बार, अरे वेक्टर ना है, आर बार तो बता ही सकता है। डिस्प्लेसमेंट मालूम है, डिस्प्लेसमेंट एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मालूम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, बताओ इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, अरे एंगल है वो, कुछ मत बोलो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे मेजर करूं, ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, बराबर ना। जब इधर से इधर आना ही तो घूम के क्यों, डायरेक्ट भी आ सकते हैं ना, मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात, वैसे पॉसिबल नहीं यहाँ पे गोल घूमने के टाइम पे, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही हुआ ना, बराबर। डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हो गया, समझा क्या।
नीचे क्यों लिया मैंने, ऊपर क्यों नहीं लिया वेक्टर? ऐसा आ रहा है ना तो इधर ना बरा, तो ये जो वेक्टर है वो मेरे लिए डी एस बार बरा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझा? डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ठीक है ना। दो एंगल, दो हमारे पास वेक्टर आ गया, एक आर बार आ गया और एक डी एस बार। अब देखो, अभी वो जरा हमारा राइट हैंड रूल लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है ना ऐसा बॉडी, तो सर्कुलर ऐसा पाथ ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर, इसके हिसाब से ऊपर जाएगा ना। चलो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना के लेते हैं हम लोग। ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? अच्छा, इसका डायरेक्शन ऊपर लूँ कि नीचे लूँ? ऊपर रहेगा, तो ये क्या है बताओ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते कैसे हैं? क्या लिखूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या रहेगा बताओ? लिखूँ क्या पहले बताओ? डी थीटा कि थीटा? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, तो क्या लिखूँ? डी थीटा। वेक्टर है कि स्केलर रहेगा? स्मॉल है ना, वेक्टर रहेगा, डी थीटा बार ना। अरे यही तो है वो एंगल, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में डायरेक्शन है उसका, समझा? अब हम लोग ना एक रिलेशन निकालते हैं, एक रिलेशन निकालते हैं डी एस आर बार और डी थीटा के बारे में। डी एस बार आर बार और डी थीटा के बारे में क्या निकालते हैं हम लोग? इनके बीच में एक रिलेशन निकालते हैं मैम। और ये कैसा घूम रहा है अभी बता देते हैं। यहाँ पे ये कुछ ऐसा घूम रहा है ना, बराबर ना, मैच हो रहा है ना डायरेक्शन। तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं और जरा मेरे को बताओ कि कैसे होगा ये। देखो, जो वेक्टर है ना, वेक्टर, उसको हम लोग पैरेलली प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं? पैरेलली प्रोजेक्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। वेक्टर को पैरेलली प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो जब मैं इसको पैरेलली प्रोजेक्ट करेगा ना, तो देखो ये डायग्राम कैसे बनेगा, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम से मैं ये डायग्राम नहीं बना रहा है, लेकिन जरा ध्यान दो, ये जो डी एस बार तुमको दिख रहा है जो नीचे जा रहा है, तुम लोग इसको किधर भी ले सकते हैं, ऐसा डायरेक्शन यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो मैं इसको ना यहाँ पे लेगा, ओरिजिन पे, ऐसा, समझा? समझ में आ रहा है? इमेजिन करो ये ऐसा है तभी डी एस बार ऐसा है ना। अगर ये जो दिख रहा है आर बार तुम्हारा, ये आर बार अगर ये स्ट्रेट हो जाए, स्ट्रेट, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा टेढ़ा आएगा ना ऐसा, तो 3 डायमेंशन बन जाएगा वो। देखो 3 डायमेंशन एज्यूम करो कैसा, देखो ये हमारा डी थीटा बार है, बरा बना के दिखाता डायरेक्ट तो समझेगा, ऐसा नहीं समझेगा। ये हमारा डी थीटा बार समझो, ये दिख रहा है जो ऊपर वाला, ये क्या है? डी थीटा बार। मैं बोल रहा है आर बार एकदम स्ट्रेट रहेगा, समझो, ये तो आर बार इधर स्ट्रेट आया नहीं, स्ट्रेट रहेगा तो ऐसा रहेगा आर बार, इधर ना आर बार, अरे यहाँ है तो बीच में रहेगा ना ऐसा आर बार, तो ये तुम्हारे लिए आर बार, और वो क्या है? डी थीटा। सोचो अगर ये वाला जो वेक्टर है तुम्हारा, ये अगर ऐसा बीच में होता तो ये इधर आता ना ऐसा, बराबर, तो वहाँ पे कुछ नहीं है। तो जो तुम्हारा डी थीटा बार है ना, डी थीटा बार है, कौन बच गया हमारे पास? डी एस बार ना। डी एस बार को तुमको 3 डायमेंशन बनाना पड़ेगा, 3 डायमेंशन में कुछ ऐसा कुछ आएगा, देखो ऐसा कुछ, क्यूब याद है ना कल का, ऐसा कुछ आएगा डी एस बार, थोड़ा टेढ़ा आ जाएगा, फिर उसको हमको ऐसा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये ऐसा बनेगा डी एस बार। इमेजिन कर रहे क्या 3 डायमेंशन? अरे कैसा हुआ मालूम है? ये देखो, इधर देखो, ये तुम्हारा डी थीटा बार है, बराबर, ये डी थीटा बार है, ये आर बार है, समझा? ये आर बार है। तो जो तुम्हारा डी एस बार आएगा ना, डी एस बार, देखो ना सिंपल सा लॉजिक है, ये देखो, पहले पार्टिकल इधर था ना ऐसा, इधर से थोड़ा इधर से इधर आ गया ना ऐसा, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट ये बनेगा ना वेक्टर डी एस बार, बराबर। इसको मैं प्रोजेक्ट कर लेता है, इसको ये जो देखा ऐसा जो शॉर्टेड वेक्टर बना शॉर्टेस्ट, इसको इधर प्रोजेक्ट कर लेते हैं डी एस बार। ब्लैक वाला मार्कर क्या है बताओ? ये क्या है? ये जो बना है ये क्या है? डी एस बार। अपने पास ऊपर क्या था? तो वही तो बनाया मैं उधर, वही है, अरे वही है, देखो ना, ये है डी थीटा बार, समझा? और ये जो है आर बार। ये तुमको इधर सीधा दिख रहा है, लेकिन जब 3 डायमेंशन बनेगा तो सोचो ना, वही सीधा ही है वो एक्चुअल में, समझा? वो 3D बना है, इसके लिए तुमको ऐसा दिख रहा है, ऐसा टेढ़ा सा थोड़ा, समझा ना? ये वही हुआ ना, देखो ना ऐसा, समझा? तुम लोग एकदम स्ट्रेट वहाँ से देखेंगे तुमको भी थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा ये, बराबर ना? ऐसा है, तो वो 3 डायमेंशन में बना है। इतना क्लियर है कि ये आर बार और डी थीटा बार के बीच में बताओ कितने का एंगल है? 90 ना, 90 डिग्री का एंगल है। तुमको मैं ये पढ़ाया ना, क्रॉस प्रोडक्ट, मैथमेटिकल पढ़ाया ना, मैथमेटिकल मेथड में क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग डी थीटा बार और आर बार का क्रॉस करेंगे, बराबर, तो हमको क्या मिलेगा? डी एस बार। ऐसा डी थीटा बार और आर बार का क्रॉस किया तो क्या मिलेगा? डी एस बार। कुछ उल्टा भी हो सकता है क्या? देखो समझ आ रहा है? मैं वेक्टर रिलेशन निकाल रहा है, वेक्टर रिलेशन। अगर डी थीटा बार का क्रॉस करूं मैं आर बार के साथ, तो क्या ऐसा वेक्टर है तुम्हारे पास? ये डी एस बार ऐसा था कि अलग था? क्या पीछे जा रहा था? ऐसे जा रहा था।
तो मेरे को डी थीटा बार को अगर मैं आर बार के साथ क्रॉस करूं तो मेरे को क्या मिलेगा एक्चुअल में, डी एस बार। उल्टा भी समझो, अगर मैं आर बार का क्रॉस करूं डी थीटा बार के साथ तो बोलो क्या मिलेगा मेरे को, माइनस डी एस बार। और ये अगर ऐसा डी एस बार तो पीछे जाएगा तो, समझा। तो यहां से हमको एक चीज समझा, बोलो क्या समझा बताओ। इन वेक्टर फॉर्म अगर मुझे लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म, बोलो वेक्टर फॉर्म में किसका क्रॉस किससे करूं तो क्या मिलेगा, डी थीटा बार का क्रॉस करना पड़ेगा। डी थीटा बार का क्रॉस करूं किसके साथ, आर बार के साथ, तो तुमको क्या मिलेगा, डी एस बार। समझा, ये मेन फॉर्मूला, ये वेक्टर वेक्टर में जेडब्ल्यू वगैरह नीट वगैरह में सब में लगेगा बराबर। ये वेक्टर का रिलेशन कि अगर मैं डी थीटा बार का क्रॉस करूं आर बार के साथ तो क्या मिल जाएगा अपने को, डी एस बार। समझ, थोड़ा सा है, थोड़ा अलग कंसेप्ट है, इसके बता दिया। ये तुम्हारे टेस्ट में उन्होंने डायरेक्ट दे दिया बराबर, अब वो डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा तुमको, इसके लिए बताया। समझा, घर पे आके थोड़ा अच्छे से सोचो जरा कैसे आया, समझ में आ जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं। समझा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे किया, बोलो। तो क्या कर दिया अपन ने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेडियस वेक्टर भी हो गया ना। इसके बाद हमारे पास एक एंगुलर वेलोसिटी है, फिर कोनिकल पेंडुलम है। ठीक, इतना समझा तुमको। ओके, तो 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन से, ध्यान दो सब लोग, सोना नहीं है बीच में। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 3 क्वेश्चन हुआ ना हमारा टोटल। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, ध्यान देते रहो, बहुत इजी है। क्या नाम है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, अब भी थोड़ी देर पहले बताया था, इधर 5 लिखा था मैंने कुछ तो, ओमेगा, करेक्ट। एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। 2 टाइप का एंगुलर वेलोसिटी, दोनों पढ़ाएगा तुमको भाई, समझा। एक रहता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और दूसरा होता है इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। नाम में ही है, इंस्टैंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट पे कितना एंगुलर वेलोसिटी, उसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज समझ में आता रहेगा तुमको, समझा। तो पहले हम लोग एवरेज देखते हैं। चलो, तो जो 2 टाइप में है उसमें से पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बताओ पहले क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज बराबर। एवरेज क्या, एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। देखते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है, डिनोट उससे ही करेंगे, ओमेगा से ही करेंगे, कुछ अलग नहीं रहेगा बराबर। हाँ, लेकिन यहाँ पे नीचे सफिक्स में कुछ लिख दो, जैसे कि एवी। एवी क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, समझा। बहुत इजी है, इसके लिए तुमको डायग्राम बताना पड़ेगा पहले। चलो डायग्राम देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा क्लियर। जैसा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वैसे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन 12th में आएगा बराबर, समझा। तो अभी एवरेज देख लो, एवरेज निकालते कैसे। समझो ये एक कुछ सर्कुलर पाथ बराबर, सर्कुलर पाथ है, एक्सिस वगैरह लेते हैं हम लोग यहाँ पे बराबर। 2 एक्सिस, बोलो कौन सा, एक एक्स ले लेते हैं और एक वाई, बराबर ना। हाँ, अब इसमें ना 2 पोजीशन बताते हैं हम लोग पार्टिकल का। एक पहला पोजीशन है पी पे, पहला पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पे, पी, फिर क्यू पे पहुंच गया, समझा। ऐसा एक्सिस याद है ना, ये है हमारा एक्स और ये अपना वाई एक्सिस बराबर। हाँ, पी पे था तो रेडियस वेक्टर बना के लेते हैं। चलो रेडियस वेक्टर बनाते हैं। ये क्या रहेगा, ये जो बना रहा है मैं बताऊं, ये रेडियस वेक्टर है बराबर ना, और ये सेकेंड रेडियस वेक्टर ना, 2 रेडियस वेक्टर ना। हाँ, एक बात बताओ, ये पार्टिकल में ऐसे एज्यूम करता है इधर से चालू हुआ रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ चालू हुआ रहेगा ऐसा, तो उस टाइम पे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखो ये रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो मैं बनाने जा रहा है। ये ऐसा नहीं कि पी से चालू हुआ है बराबर, पी से चालू नहीं हुआ है, चालू इधर से हुआ था, राइट है। इधर आके पहली बार रुका, वो किधर आके रुका, पी पे, फिर दूसरी बार कहाँ जाके रुका। हाँ, तो ये रहेगा तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहली बार, ये बनेगा ना। कितना रहेगा बताओ, θ1 ले लूँ, पहली बार रुका ना वहाँ पे आके, आगे किधर आके रुका है वो, इधर, ये क्या रहेगा। और ये जो है ये क्या लग रहा है, ये क्या है, लगाओ ना मैथ्स। अगर ये पूरा θ2 है उसमें से ये θ1 है तो बचा कितना हो, θ2 माइनस θ1 ना। अरे ये पूरा θ2 है, ये छोटा सा θ1 है, तो ये क्या रहेगा, θ2 माइनस θ1 को ही बोलते हैं डेल्टा थीटा। डेल्टा मतलब चेंज, θ2 माइनस θ1 बराबर, ये क्या रहेगा, θ2 माइनस θ1, समझा। बोलो हाँ, चलो इतना तुमको समझ में आ गया। अब जरा सुनो, जब पार्टिकल P पे आके रुका वहां पे, तो टाइम हो रहा था t1, टाइम कितना था t1। फिर सेकेंड टाइम कहाँ जाके रुका वो Q पे, तो उधर था टाइम
T2। तो बताओ चेंज, जैसे चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा बोलते हैं, चेंज इन टाइम बोलो क्या रहेगा, डेल्टा टी, उसका आंसर क्या रहेगा, T2 माइनस T1। समझा? ये इतना आना चाहिए तुमको डिफाइन सुनने। देखो डिफाइन बहुत इजी है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशो, रेशो रहेगा बराबर, किसका रेशो, दो चीज में चेंज हुआ, एक चेंज हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में और दूसरा टाइम ना, डेल्टा थीटा ऊपर डेल्टा टी नीचे। पॉइंट सुनो, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन, बराबर, इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन, बराबर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर डेल्टा थीटा का है, बराबर ना, और टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, T2 माइनस T1, मतलब डेल्टा टी की बात है। समझा? चलो बोलो क्या बताया मैंने तुमको, डिफाइन याद है? फिर सुनो, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो ऑफ, एवरेज नहीं, किसका रेशियो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। समझा? बोलो क्या बताओ डिफाइन। हाँ, एवरेज क्या, एंगुलर, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ना, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, हाँ, एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नीचे क्या आता है, टू द टाइम टेकन, टाइम लगा ना कुछ तो उसको वहां पे, टू द टाइम टेकन। समझा? ये क्या था, डिफाइन। बनाओ फॉर्मूला, बताऊं क्या पढ़ रहे हैं वैसे, हाँ, ओमेगा ए भी ना, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा रेशियो, रेशियो मतलब अपॉन ना, रेशियो मतलब अपॉन, रेशियो ऑफ क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन है, डेल्टा थीटा, टाइम टेकन क्या था, डेल्टा टी। डेल्टा थीटा को कैसे लिख सकते हैं बताओ, θ2 माइनस θ1, तो डेल्टा टी को कैसे लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। समझा? बोलो, इजी है, हार्ड नहीं है। समझा क्या है, ये किसका आंसर निकाल दिया हम लोगों ने, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। समझा? हाँ, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, बराबर, इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं। याद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर इन्फिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यू है तो ही वेक्टर क्वांटिटी था, फाइनाइट के लिए वेक्टर था क्या, तभी अलजेब्रिक स्केलर लेते थे उसको, बराबर, याद रखो, आप पूछेगा लास्ट में, याद आते हैं। तो हाँ, अभी पॉइंट ऐसा है कि अभी हम लोग उसको क्या लेंगे बताओ, ये हमेशा के लिए, कुछ छोटा बड़ा कुछ नहीं, क्या लेंगे बताओ डायरेक्ट इसको, वो वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो वेक्टर, तो सबसे मेन चीज है डायरेक्शन किधर रहेगा, जो डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, एवरेज रहे तो इंस्टेंटेनियस रहे तो चलेगा। समझा? जो डायरेक्शन में क्या आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वही डायरेक्शन में कौन आएगा, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। समझा? तो पॉइंट आगे बहुत सिंपल है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर। अच्छा एक बात बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, राइट हैंड रूल। तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किससे निकालेंगे, राइट हैंड रूल। अरे दोनों का डायरेक्शन सेम सेम है ना, डायरेक्शन सेम है तो राइट हैंड रूल से ही निकालेंगे ना। बोलो मतलब इसका डायरेक्शन एक्चुअल में किससे मैच हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से मैच हो रहा है, और राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, बराबर ना। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझा? इसका डायरेक्शन किससे मैच होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से मैच होता है। चलो तो बताओ क्या बोला मैंने पॉइंट, द डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ना, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज, किसकी डायरेक्शन में, इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इज इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आता है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मैच होता है तो देखो मैं कैसे लिख रहा, देखो ये बराबर है क्या जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ओमेगा ए भी है ना हमारे पास, और आगे क्या हमारे पास, डेल्टा थीटा, बराबर, और अपॉन क्या हमारे पास, डेल्टा टी। क्या ओमेगा ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्या थीटा, वो डेल्टा थीटा वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो मैं इधर बार डालूँ तो मेरे को इधर बार, मैं टी के ऊपर बार डाल सकता है क्या, टी के ऊपर, टाइम नहीं ना, टाइम नहीं ना, हाँ, स्केल ये ना वेक्टर क्वांटिटी ओमेगा ए भी और डेल्टा थीटा, तो ये वेक्टर फॉर्म में भी हम लोगों ने लिख दिया। अब बताओ एसआई यूनिट डायमेंशन, फटाफट जल्दी, याद है एसआई यूनिट भी लिखते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट, एसआई यूनिट बनता है फॉर्मूले से, किससे बनता है, ध्यान दो इधर, एसआई यूनिट क्या फॉर्मूला है तुम्हारे पास, यही ना फॉर्मूला,
अगर तुमको ओमेगा एवी का ऐसा यूनिट चाहिए तो तुम्हारे पास इन दोनों का ऐसा यूनिट होना चाहिए। डेल्टा एवी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सिखाया ना पहले। बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था वहां पे? रेडियन। करेक्ट, क्या था बताओ? रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है रेडियन, और टाइम जो है इसका यूनिट सेकेंड ना, बराबर ना। तो यूनिट क्या होता है? रेडियन बाय सेकेंड। समझा? याद रहेगा ना, सिंपल। डायमेंशन याद है? डायमेंशन याद है ना? डायमेंशन भी निकालना पड़ेगा तुमको यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट क्या? डायमेंशन निकालो। चलो डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन याद है? डायमेंशन में क्या क्या लिखते हैं? हाँ, एक मिनट। डायमेंशन भी बनता है ऐसा यूनिट से। देखो सुनो कैसा। ऐसा यूनिट बनेगा किधर से? फॉर्मूले से। फॉर्मूले से बनता है ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट से बनता है। सिंपल लॉजिक है। रेडियन का डायमेंशन तुमको याद रहेगा, अभी लिखा था मैंने। बोलो क्या क्या था? L0, M0, T0। नीचे क्या है इसके? सेकेंड। सेकेंड टाइम का यूनिट है, तो T पे 1 आएगा, बाकी दो अरे जो है वही लिखेंगे ना। हाँ, सेकेंड मतलब टाइम का यूनिट है। टाइम का यूनिट तो मैं टाइम पे 1 डालेगा, बाकी सब क्या आएगा? समझा? ये थोड़ा बहुत पहले सिखाया भी है। नीचे ये दिख रहा है, ये वाला पावर माइनस होता है। न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर। 0 माइनस 0 मतलब तुमको L0 आएगा। 0 माइनस 0 मतलब M भी 0। 0 माइनस 1 तो T मिलेगा -1। समझा कैसे निकाला डायमेंशन? याद नहीं रखते हैं, बनाते हैं ऑन द स्पॉट। समझा? समझा कैसे निकाला डायमेंशन? चलो, तो एक लास्ट पॉइंट है, ओमेगा एवी का एक फॉर्मूला भी है। देखो, तो एक सिंपल सा पॉइंट है। इफ अ बॉडी मेक्स n रेवोल्यूशंस, एक बॉडी कितना रेवोल्यूशन कर रहा है? n रेवोल्यूशन किया टाइम t में, मतलब t सेकंड्स में उसने n रेवोल्यूशन किया, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो बता रहा हूँ। देखो, तो पॉइंट ऐसा है, पॉइंट नंबर 6। कोई एक बॉडी है जो t सेकंड में, कितना सेकंड में? t सेकंड में n रेवोल्यूशन कर लेता है। कितना रेवोल्यूशन करता है? n रेवोल्यूशन। तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2πn। ये ऐसा बोल सकते हैं, या फिर 2πn/t बोलेंगे तो भी चलेगा। तुमको मालूम है फ्रीक्वेंसी? ये सब मालूम है? फ्रीक्वेंसी मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे बोलो, मालूम है कि नहीं? क्या होता बताओ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मालूम है? एक सेकंड में कितनी बार घूमता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन परफॉर्म बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कोई कितनी बार गोल घूम रहा है उसको बोलते हैं उसका फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लोग उसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तुमको रहेगा वैसे, ये कैसे नहीं था तुमको 10th में? ये नहीं था क्या V = R ओमेगा, ऐसा कुछ नहीं था? टू पाई एन लिखते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। ये देखो, अभी तो बता, देखो ध्यान देखो, याद रखो, आगे मेरे को लगेगा। ओमेगा का 2 फॉर्मूला है। ओमेगा का अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो फॉर्मूला है 2πn। कितना है? 2πn। अगर टाइम पीरियड दिया है तो फॉर्मूला है ओमेगा = 2π/t। बराबर? याद रहेगा, 2 फॉर्मूला है। तो बहुत सिंपल से यहाँ पे पॉइंट है। तुमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया ना, n रेवोल्यूशन ना, n रेवोल्यूशन अगर 1 सेकेंड में किया तो बनता है ना फ्रीक्वेंसी। अरे 1 सेकेंड में जो भी रेवोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में n रेवोल्यूशन हुआ तो ये ओमेगा जो है ना, उसको वो टाइम पे कभी कभी लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो तुम लोग याद रखो, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी तब बन सकता है जब यहाँ पे क्या रहेगा? n, और अगर t रहेगा तो नहीं। बराबर? तो यहाँ पे ऐसा नहीं। बराबर? तो सिंपल है। तो 2 फॉर्मूला है, वैसे फॉर्मूला इतना जरूरी नहीं है। याद रखने के लिए याद रखो, ओमेगा का एक फॉर्मूला क्या है? 2πn, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? 2π/t। वो आएगा 12th में भी आएगा, तब उधर ही बताऊंगा। अभी तो इतना कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखो। इधर के लिए मैं लिख देता हूँ। चलो फॉर्मूला बताओ, क्या क्या फॉर्मूला बताओ ओमेगा का एक फॉर्मूला बोले? 2πn। n क्या है? फ्रीक्वेंसी। बराबर? और दूसरा क्या है? 2π/t। t क्या है? टाइम पीरियड। ये सब याद रखो। टाइम पीरियड तुमको सिखाया ना, सैटेलाइट का एक बार गोल घूम के आने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड। 1 सेकंड में रेवोल्यूशन कर रहा है, जितना भी रेवोल्यूशन कर रहा है वो उसका फ्रीक्वेंसी। ऐसा तो ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं। इतना वैसे डिटेल में तुम्हारे टेस्ट में है भी नहीं कुछ भी, तो इतना ठीक है। तुम्हारे टेस्ट में क्या दिया है? एंगुलर वेलोसिटी एवरेज में है कि इंस्टेंटेनियस में? कुछ नहीं, उस पर कुछ बताया नहीं, डायरेक्ट उन लोग यूज़ करते हैं। इंस्टेंटेनियस ही यूज़ किया। देखो, तो ये समझा क्या? बताओ तुमको ये हो जाए तो एक हम मैं तुमको इंस्टेंटेनियस सिखाता है, फिर एक डेरिवेशन है, फिर खत्म, बस इतना ही है। तो चलो इंस्टेंटेनियस कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस में सिर्फ 4 ही पॉइंट है उसमें, बहुत ईजी है। देखो, तुमको डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी याद है? किधर गया? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी क्या बोलते हैं इसको? एवरेज। बहुत सिंपल है। अगर इसमें लिमिट तुमको सिखाया ना मैंने, लिमिट
अगर इसमें लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लग गया ना, डेल्टा टी टेंड्स टू क्या लग जाता है इसमें, तो ये एवरेज बन जाएगा इंस्टेंटेनियस। खुद ही सोचो ना, टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब टाइम में चेंज हो ही नहीं रहा है। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम ना, टाइम में चेंज कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा है डेल्टा टी टेंड्स टू, रुक गया, समझा। तो वो टाइम पे जो वेलोसिटी है वो उसका इंस्टेंट का वेलोसिटी है ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, समझा, बोलो। हाँ, तो वही फॉर्मूला देखो, डिफाइन भी वही है, ये जो रहेगा ना, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ जो भी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन, उसमें मैं सिर्फ क्या लगाने वाला बताओ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो वो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस, समझा। अब क्या है, अभी क्या है बताओ, अभी ये क्या है, अभी एवरेज है, अभी एवरेज है बराबर, और जब हम लोग उसमें लगाएंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो क्या बन जाएगा, बहुत सिंपल है। चलो इंस्टेंट पढ़ते, सिर्फ 4 ही पॉइंट है, फिर एक डेरिवेशन करा दो, बस खत्म। देखो इंस्टेंटेनियस क्या पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, बराबर। चलो फटाफट देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है। फॉर्मूला बताता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे डिफाइन ना, याद ध्यान दो, ये देखो। तो एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये एक स्पेशल केस है, बराबर, स्पेशल केस है जिसमें हम लोग डेल्टा टी को क्या करते हैं, डेल्टा टी क्या करता है, अप्रोच करता है 0 को, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बताया ना तुमको मैंने, डेल्टा टी टेंड्स टू, इसको बोलते हैं टेंड्स टू, बराबर। तो पॉइंट बहुत सिंपल सा सुनो, क्या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इधर से बनाएंगे ना फॉर्मूला, इधर खाली क्या एक्स्ट्रा लेने वाला था बताओ मैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स, ध्यान दो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू, नहीं तो 10 बच जाएगा, बोलना नहीं, समझा। हाँ तो ध्यान से सुनो, तुमको बोलने का है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज द स्पेशल केस ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, रुक जाओ, इन विच डेल्टा टी अप्रोचेस 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब डेल्टा टी अप्रोचेस 0, बोलेंगे, बोलो क्या था बताओ, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज द स्पेशल केस ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन विच डेल्टा टी अप्रोचेस 0, बोलो 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 क्या था, इंस्टेंटेनियस ना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इज द स्पेशल केस किसका, ऑफ एवरेज ना, ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का वो क्या है, स्पेशल केस। क्या होता क्या है इसमें, इन विच डेल्टा टी, मतलब इस डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल ना, डेल्टा टी का मतलब क्या है, टाइम इंटरवल, किसको अप्रोच करता है, 0 को, समझा, अप्रोचेस 0, समझा ना। फर्स्ट ये डिफाइन नहीं है, ये जस्ट बताया कि क्या है, समझा, क्या है, स्पेशल केस है और कुछ नहीं। अब स्पेशल केस में तुमको डिफाइन बताना पड़ेगा, डिफाइन भी सुनो, डिफाइन बहुत इजी है, देखो डिफाइन क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसमें लिमिट लगने वाला था ना, लिमिट लग रहा था ना, लिमिट ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, वो लिमिट का एक स्पेशलिटी, कौन किसको अप्रोच करता है, डेल्टा टी अप्रोचेस 0। फिर से सुन लो एक बार, फिर लिखेंगे डायरेक्ट, तो ध्यान दो, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज लिमिट ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन विच डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल अप्रोचेस, बोलो एक बार, बोलो क्या था, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज लिमिट ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन विच, बोलो, डेल्टा टी मतलब क्या, टाइम इंटरवल अप्रोचेस, वापस बोलो, जोर से बोलो, बोलो, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज द लिमिट ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन विच डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल अप्रोचेस 0, बोलो वापस एक बार, बोलो, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ना, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज द लिमिट, लिमिट किसका, लिमिट ऑफ एवरेज, एवरेज क्या, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ना, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसमें क्या होता है, इन विच कौन किसको अप्रोच करता है, इन विच डेल्टा टी का मतलब टाइम इंटरवल, इन विच टाइम इंटरवल मतलब डेल्टा टी अप्रोचेस, समझा। चलो कुछ मैथमेटिक्स सिखाता, जरा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा है, देखो इधर देखो क्या निकालने जा रहा है बताओ हम लोग, इंस्टेंटेनियस ना,
तो इंस्टेंटेनियस में ऐसा कुछ नहीं कि जैसे इधर एवरेज लिखा तो ए वी लिख दिया, तो इंस्टेंट में तुम लोग कुछ नया लिख देंगे यहाँ पे, उसको ओमेगा ही लिखते हैं बराबर। ओमेगा मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगर ए वी लिखा तो समझो कि वो एवरेज रहेगा। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा है मैं तुमको, इधर देख लो सब लोग। हाँ, मैं निकालने जा रहा हूँ क्या क्या है बताओ, ये ओमेगा क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये एवरेज है ना, अरे क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं ना एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इन विच क्या होता है? डेल्टा टी अप्रोचेस। समझा? याद रखो, जब भी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगेगा अंदर, वो जो डेल्टा है ना वो बन जाता है डी। क्या बन जाएगा? याद रखो, आगे भी लगेगा। जब भी कोई भी डिनोमिनेटर, देखो डेल्टा टी डिनोमिनेटर में है और हमारा डिनोमिनेटर डेल्टा टी टेंड्स टू क्या हो जा रहा है, तो वो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी में। डी मतलब इंस्टेंटेनियस में आ जाता है। बराबर, बोलो क्या बन जाएगा बताओ, ये बोलो क्या बनेगा? डेल्टा जाएगा, ये अप्लाई हो गया, डी थीटा बाय डेल्टा जाएगा, बताया ना। डेल्टा जब क्या आएगा, ये कब आएगा बताओ? जब तुम्हारा डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 है। डिनोमिनेटर है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है। समझा? तो बन गया किसका फॉर्मूला? ओमेगा ना। देयरफॉर ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? डी थीटा बाय डी टी। समझा? ये ओमेगा कौन सा ओमेगा है, मतलब क्या एवरेज है कि एंगुलर है? क्या है? सॉरी, एवरेज की इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस। और जो इधर निकाला था हम लोग, ये क्या था? ये एवरेज था ना। समझा? चलो 2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट और है, फटाफट खत्म कर देते हैं। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया, सेकंड पॉइंट भी हो गया, थर्ड पॉइंट वेक्टर। वेक्टर बताओ, वेक्टर तुमको मालूम है ओमेगा का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन से मैच होता है? अरे बोलो ना, बाकी लोग क्या सो रहे थे क्या? ये ओमेगा का डायरेक्शन किससे मैच होता है? थीटा के डायरेक्शन से ना, बताया ना। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना, बराबर। तो इसके लिए मैंने दोनों साइड बार बार ऐसे इजीली ले लिया ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन लेता तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लेता था। समझा? चलो, तो सेम पॉइंट फिर से तुमको लिखने का, याद है पॉइंट क्या था? यही तो पॉइंट है, किधर गया? यही थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट सेम। बोलो क्या था बताओ, यही किसका डायरेक्शन? द डायरेक्शन ऑफ, इधर एक्चुअल में आना चाहिए एवरेज, एवरेज आना चाहिए, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस। लेकिन एक मिनट, एवरेज रहने दो, इंस्टेंटेनियस रहने दो, डायरेक्शन तो उससे मैच होएगा ही ना। एंगुलर डिस्टेंस मैच होता ही है। द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट लिखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर किससे मैच होता है? इज इन द डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में? इज द डायरेक्शन ऑफ, हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फॉर्मूला बताएंगे? अरे ये फॉर्मूला था तो इधर आजू बाजू बाहर डाला ना मैंने। अब तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? इधर है, बोलो। ओमेगा बार विल बी इक्वल टू डी थीटा बार अपॉन डी टी बार, नहीं डी टी में बार नहीं आएगा। समझा? थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट एसआई यूनिट डायमेंशन, बराबर। तुमको ऑलरेडी मालूम है, यही चेंज नहीं होता बराबर। जो एसआई यूनिट रहता है वही रहता है, डायमेंशन क्योंकि पैरामीटर थोड़ी चेंज हुआ। बोलो एसआई यूनिट क्या आएगा? रेडियन बाय, बोलो डायमेंशन, डायरेक्ट डायमेंशन क्या आया? L0 M0 T-1। याद है ना सब कुछ, सब जो पढ़ाया, ये डायमेंशन निकाल दिया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो समझो थ्योरी है, बराबर। समझो क्या क्या पढ़ाया तुमको अभी तक? बोलो क्या क्या हुआ अभी तक, बताओ। तुमको पढ़ा है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर क्या पढ़ा है? रेडियस वेक्टर, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर वेलोसिटी। दोनों 4 क्वेश्चन हो गया। एक बड़ा क्वेश्चन 5वां 5th बाकी है हमारा, 5th मैथ्स है, बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो, तो न्यू क्वेश्चन है कोनिकल पेंडुलम, बराबर। अब जो जो पढ़ाया है सब का सब उधर तुमको अप्लाई करना पड़ेगा और सॉल्व करेंगे हम लोग। चालू करूं? कोनिकल पेंडुलम, ध्यान दो, कुछ आए या ना आए लेकिन ये आना चाहिए तुमको जो पढ़ने जा रहे हैं अभी। वो एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन रहता, आता ही है। कोनिकल पेंडुलम देखो, अभी तक याद है जो जो पढ़ाया? चलो तो बोलो कितना क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं? 5th, क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन है 5th, बराबर। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे? कोनिकल, क्या कोनिकल, क्या पेंडुलम। ये देखो, कोनिकल पेंडुलम से अच्छा तुमको पेंडुलम पहले बात, पेंडुलम तो देखा रहेगा घर पे, वॉच, बराबर ना, ऑसिलेट करता है ना, ऑसिलेटरी मोशन करता है। हाँ, हम लोग कौन सा पेंडुलम पढ़ने वाले हैं?
स्पेशल टाइप का पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम कुछ नया चीज नहीं है, ये भी पेंडुलम ही है, सिंपल पेंडुलम ही है, लेकिन करते क्या, सुनो देखो, समझो ये पेंडुलम का वो स्ट्रिंग है, धागा नीचे ऐसा, समझा ना ऐसा, और नीचे एक पॉइंट हैवी मास अटैच को बोलते हैं बॉब, BOB बॉब, समझा। अरे नीचे ऑसिलेट करता है ना ऐसा वो, बराबर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉब, बराबर। तो कोनिकल पेंडुलम क्या है, बहुत सिंपल है, कोनिकल पेंडुलम इज नथिंग बट अ सिंपल पेंडुलम, बराबर। इसमें अलग क्या है, वो जो नीचे वाला बॉब है ना, उसको एक साइड डिस्प्लेस करते हैं ऐसा, इन विच बॉब इज गिवन सच अ मोशन दैट इट परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ऐसा करता है। मतलब ये जो बॉब है ना, इसको यहाँ से ऐसा पुश करते हैं, यहाँ से ऐसा, और जैसे पुश किया है आगे थोड़ी जाएगा, वो बांधा है ना इधर ऊपर, बराबर ना, तो आगे थोड़ी जाएगा, वो यहाँ से ऐसा मूव होने चालू कर देगा, ऐसा समझ में आ रहा है। ये क्या बना रहा है, देखो ये कोन का सरफेस बना रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम, समझा। कोनिकल पेंडुलम क्यों बोलते हैं उसको, बहुत सिंपल है, कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम इन विच बॉब इज गिवन सच अ मोशन दैट इट परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर, बॉब हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल होता है ना, बॉब कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, एंड द स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स द सरफेस ऑफ कोन। स्ट्रिंग क्या डिस्क्राइब करता है, समझा मैंने क्या बोला, एक बार फिर से बोलो, फिर बोलने क्या, देखो ध्यान दो, कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम इन विच बॉब इज गिवन सच अ मोशन दैट इट परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स द सरफेस ऑफ, समझा। बोलो बोलो, एक्टिव रहो, नहीं तो और पढ़ाएगा, एक और क्वेश्चन पढ़ाएगा, बोलो बोलो। कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम इन विच बॉब इज गिवन सच अ मोशन दैट इट परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स द सरफेस ऑफ, बोलो बोलो, डिफाइन बोलो, डिफाइन क्या है, स्लो बोलो, कोनिकल, हाँ, कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम, ये एक सिंपल पेंडुलम ही है, बराबर, पेंडुलम इन विच क्या होता है, ध्यान दो इधर, इन विच बॉब इज गिवन, हाँ, सच अ मोशन, बॉब को एक पर्टिकुलर हम लोग मोशन देते हैं, इन विच बॉब इज गिवन सच अ मोशन, क्या होता है इसमें, ड्यू टू विच इट परफॉर्म्स, बोलो, हाँ, ड्यू टू विच इट परफॉर्म्स, क्या परफॉर्म करता है, हाँ, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और जो स्ट्रिंग है वो क्या डिस्क्राइब करता है, हाँ, एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स सरफेस ऑफ, कोन का सरफेस को स्ट्रिंग डिस्क्राइब करता है, समझा। बोलो, ये क्या लिखा बताओ मैंने, ये उसका क्या है, डेफिनेशन ना, ये हमने डेफिनेशन लिख दिया, ये है डेफिनेशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम, समझा ना। चलो अब बनाते हैं डायग्राम, जरा ध्यान दो, देखो एक्टिव रहो थोड़ा, डायग्राम, हाँ, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग उसको मैंने ऐसा एक रिजिड सपोर्ट से ऊपर बांध के रखा है, समझो ऐसा, बराबर, जो स्ट्रिंग है उसको कहाँ ऊपर एक रिजिड सपोर्ट से बांध के रखा है, समझो ये हुआ तुम्हारा स्ट्रिंग, जिसमें बॉब एक साइड है यहाँ पे, बराबर, पॉइंट हैवी मास बॉब एक साइड में रहेगा ना, ऐसा मोशन करेगा क्या, ऐसा करेगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ना, हाँ, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ये करने वाला है, बराबर, ऐसा कुछ ना, ऐसा आएगा ना, तो ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करेगा, समझो ऐसा कुछ, ऐसा घूमेगा। तो चलो सब कुछ इसमें देखते क्या क्या हो रहा है, देखो स्ट्रिंग क्या डिस्क्राइब करता है, स्ट्रिंग सरफेस ऑफ, स्ट्रिंग डिस्क्राइब करता है सरफेस ऑफ कोन ना, बराबर ना, ये सरफेस ऑफ कोन बन गया ना, ऐसा कुछ, हाँ, ये समझो जो यहाँ पे है, ये इसका लेंथ रहेगा ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आएगा ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ को मैं स्मॉल एल लेता है, तुम्हारे टेक्स्ट में कैपिटल एल भी ले सकता है, फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होने वाला है, स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके। अब इसके बाद ये जो है ना, ये इतना पार्ट, ये जो है ये हाइट में बोल सकता है, हाइट ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ये क्या रहेगा, हाइट, स्मॉल एच ले लूँ,
स्मॉल एच, ध्यान दो ये डेरिवेशन है, ध्यान स्टार्टिंग से बड़ा भी एकदम। स्मॉल एच क्या बताओ, हाइट ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ऐसा बोल सकते हैं। ये जो नीचे सर्कल घूम रहा है, नीचे सर्कल है ना, सर्कल का रेडियस भी तो रहेगा, सर्कल का कुछ तो रेडियस रहेगा ना, क्या स्मॉल आर ले लूं, समझा। ये जो स्ट्रिंग है ये एक पर्टिकुलर एंगल पे रहेगा ना, तो एंगल ले लूं थीटा, समझा, समझा क्या। चलो कुछ नाम भी ले लेते हैं, इतना कुछ कर दिया तो ए, ये बी और ये ओ ले लो, बराबर, सेंटर ओ ले लेते हैं, सी तुम्हारी मर्जी, सी लेना तो सी लो, क्या फर्क पड़ता है, समझा। डायग्राम समझा, हुआ नहीं, रुक जाओ। देखो बॉब है, बॉब का कुछ तो मास रहेगा, बराबर, हवे में ना, बराबर, तो इसका जो वेट है वो नीचे एक्ट होता है, तुमको हर बार सिखाया, वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, बहुत बार बता दिया तुमको, बराबर ये चीज। तो इसका जो वेट रहेगा वो कैसे एक्ट होगा बताओ, ध्यान दे रहे हैं ना सब लोग। द वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकल डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू क्या, mg, याद है ना, भूल गए, ग्रेविटी में पढ़ाया ना। वेट ऑफ द बॉडी हमेशा mg ही होता है, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, जब भी बॉडी अर्थ के सरफेस पे रहेगा तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन आता है, जब भी बॉडी हवा में रहेगा तो टेंशन आता है। कहाँ है ये, एयर में ना, हवा में ना, टेंशन आएगा। टेंशन कैसे एक्ट होता है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जिधर बांध के रखा है धागे को वहां पे एक्ट होने वाला है, समझा। बोलो कहाँ एक्ट होता है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो तुम्हारा जो टेंशन है वो इधर एक्ट होएगा ऊपर। टेंशन को मैं लेता हूं टी नॉट, टी नॉट क्या रहेगा बताओ हमारे लिए, टी नॉट टेंशन। टी क्यों नहीं लिया, क्योंकि टाइम पीरियड हो सकता है ना टी, अगर टी टाइम पीरियड, टी टेंशन, मालूम कैसे पड़ेगा हमको, समझा। तो टी नॉट मेरे लिए क्या है, टेंशन। कैसा एक्ट हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ऐसा। ये स्ट्रेट है ना, ये तो टेढ़ा है। चलो इसको रिजॉल्व करते हैं। वेक्टर का रेजोल्यूशन पढ़ाया था मैथमेटिकल मेथड में। देखो वेक्टर हर जगह लगे हैं, वेक्टर कोई आया ना है फिजिक्स में, वो चैप्टर तुमको आना चाहिए। कोई भी वेक्टर अगर ऐसा है तो तुमको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसे रिजॉल्व होएगा, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा वेक्टर अलोंग, फिर ये चले जाएगा ये वेक्टर, समझा। दूसरा देखो, अगर कोई वेक्टर ऐसा है तो तुमको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, सेकंड अलोंग, तो ये चले जाएगा ऐसा, फिर ये दो वेक्टर आ जाएगा, समझा। अगर कोई वेक्टर ऐसा है, समझ में आया क्या, अरे भूल गए क्या, अगर ऐसा वेक्टर है कैसा रिजॉल्व करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस और ऐसा ही है ना। मेरे पास भी देखो ना टी नॉट, टी नॉट टेढ़ा है ना हमारा वेक्टर, अरे किसको रिजॉल्व कर, जो टेढ़ा रहता है उसको रिजॉल्व करते हैं, ये सीधा है ना, इसको थोड़ी रिजॉल्व करेंगे हम लोग। कौन है बेंड में, टी नॉट है। टी नॉट एक वेक्टर आएगा कहाँ पे, अलोंग वाई एक्सिस, और दूसरा एक्स ना, यहाँ पे आएगा। बोलो समझ में आ रहा है, ये एक वेक्टर है, ऊपर एक वेक्टर, बराबर ना। एंगल से जरा देखो, एंगल का जरा ध्यान दो। अगर वो वाला ऊपर वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना है, कितना, रीजन, अरे नहीं चल रहा तुम्हारा दिमाग, अल्टरनेट एंगल ना। इधर देखो, समझो ये आर है, जो मैंने बनाया ना, जो मेन वाला बीच वाला वेक्टर है वो क्या है, आर, और ये वाला एंगल थीटा है, तो जो ये वर्टिकल वेक्टर बनाना, ये वेक्टर रहेगा आर कॉस थीटा, समझा। बोलने का मतलब है जो थीटा के नजदीक है, जो थीटा को लग के है वो क्या है, आर कॉस, और जो थीटा से दूर है वो आर साइन थीटा, समझा। ऐसा ही कुछ इधर बताओ, ये है टी नॉट, इधर थीटा है, तो बोलो ये क्या आएगा, टी नॉट कॉस थीटा। अरे आर था तो आर कॉस थीटा लेना, मेरे पास आर थोड़ी है, मेरे पास क्या है, टी नॉट, और जो इससे दूर है वो क्या रहेगा, टी नॉट साइन थीटा, समझा। बोलो समझा, अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या है, कुछ गया, ये सिंपल है, अभी हार्ड गए नहीं है, ये सब सिंपल सिंपल चीज चालू है, अभी हार्ड बाकी है, मैक्सिमम हाइट बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, समझा ना। हाँ चलो कुछ बताओ, इसमें कोई कुछ गोल घूम रहा है क्या, ऐसा कुछ सर्कुलर मोशन कोई परफॉर्म कर रहा है क्या, कौन, बॉब। तुमको कल मैंने एक चीज सिखाया था, जो भी चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उधर कुछ तो नेसेसरी रहता है, तो ही वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, देखो सर्कुलर मोशन ऐसा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का खासियत है वो हमेशा एक्ट होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ, टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट होता है ना।
तो ऐसे में अंदर एक्ट कौन हो रहा है? रेडियस एक्ट होता है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, इसमें जो भी चीज अंदर एक्ट होएगा ना, जो भी चीज अंदर एक्ट होएगा टुवर्ड्स द सेंटर, वही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। बताओ कौन एक्ट हो रहा है अंदर? नहीं समझ में आ रहा है? अरे सर्कल के सेंटर, ये दिख रहा है सर्कल, ये सर्कल की सेंटर की तरफ कौन एक्ट हो रहा है? फालतू बच्चे लोग तुम, ऐसा समझ में आ रहा है मेरे को? क्या बोल रहे हैं? नहीं दिख रहा है? टी नॉट साइन थीटा, ये नहीं एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, वो प्रोवाइड कर रहा है हमको सेंट्रीपिटल फोर्स। समझा? अगर यही बॉब ऐसा वर्टिकल गोल घूमता था, वर्टिकल ऐसा ऐसा ना, तो कौन प्रोवाइड करता बताओ? तो टेंशन प्रोवाइड करता है टी, या फिर तुम्हारे केस में टी नॉट भी बोल सकते हो तुम लोग। समझा? क्योंकि जब गोल ऐसा घूम रहा है तो वो टाइम पे थोड़ी रिजॉल्व करेंगे हम लोग उसको। समझा? चलो एक और क्वेश्चन पूछो, देखते हो तुम बता पाते हैं कि नहीं। वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? चलो थोड़ा दिमाग आ गया है। ये वेट W = mg कौन बैलेंस कर रहा है? cos थीटा। और टी नॉट साइन थीटा का काम क्या है? वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर, तभी तो नीचे वाला बॉब गोल घूम रहा है। समझा? जा रहा दिमाग में? ठीक है, चलो तुमको जितना चाहिए उतना तो समझ में आ गया, तो हम लोग चालू करते हैं। बोलो, इसमें हमको समझा ना डायग्राम? चलो अब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चालू करते हैं। हमारा सब समझा ना क्या है? देखो हर एक जितना ही पढ़ा है सबका सब चीज इधर लगेगा, सब चीज लगने वाला, ध्यान दे रहे ना इसके लिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चलो देखते हैं। हाँ, कौन किसको बैलेंस कर रहा है बताओ? पहले सबसे पहले ये टी नॉट कॉस का कर क्या रहा है? टी नॉट कॉस थीटा बैलेंसेस W ना, वेट को ना। हाँ, दूसरा एक और चीज, दूसरा और है हमारे पास, टी नॉट साइन थीटा प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स? हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स ना। समझा? चलो मैनेज करते हैं फटाफट। टी नॉट कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? कौन है W? कौन है W? mg। टी नॉट साइन थीटा क्या कर रहा है? क्या रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स? बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बोलो, mv²/r। याद होना चाहिए, सब चीज याद होना चाहिए तो तुमको फिजिक्स आएगा। समझा? पढ़ा हुआ चीज है ये। हाँ, तो मेरे पास अब दो इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लेता हूं मैं, और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं। चलेगा? बराबर है? क्या चाहिए तुमको बताओ? एक्चुअली में तुमको निकालने का है टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो क्या निकाला तुम्हारे टेस्ट में? इसको टाइम पीरियड निकालने बोला। क्या निकालने बोला? देखते हैं, मेरे को एक्स्ट्रा जमा तो एक्स्ट्रा भी निकाल के तुमको दे देगा। बराबर, क्या निकालने बताओ सबसे पहले? एक्चुअल में तुमको इधर मेन क्वेश्चन में कोनिकल पेंडुलम का तुमको निकालने बोला है टाइम पीरियड। बराबर, तो तुमको टाइम पीरियड निकाल के दिखाता है। टाइम पीरियड इसमें दिखाई दे रहा है तुमको? टाइम पीरियड किधर? नहीं है ना? क्या है बताओ? टी नॉट टेंशन है, टाइम पीरियड नहीं है उधर। टाइम पीरियड टी रहता है ना उधर, किधर बताएगा? टाइम पीरियड थोड़ी दिखाएगा उसमें डायग्राम में, टाइम पीरियड तो टी होता है। चलो तो स्टार्ट करते काम फटाफट। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट। सेकंड पॉइंट, डिवाइड करूं? न्यूमरेटर में साइन रखूं, डिनोमिनेटर में कॉस रखूं, क्या उल्टा रखूं? साइन ऊपर और कॉस, क्योंकि tan बनेगा, आता ना ट्रिग्नोमेट्री। चलो तो फ्रॉम 1 and 2 या फिर डिवाइडिंग 1 and 2। बराबर, डिवाइडिंग 1 and 2। बोलो, ऊपर क्या रखूं? टी नॉट, और नीचे ऊपर है टी नॉट साइन थीटा, नीचे है टी नॉट। बराबर है? टी नॉट साइन थीटा का आंसर क्या है? mv²/r। टी नॉट कॉस का आंसर क्या है? mg। कुछ कैंसिल हो रहा है? टी नॉट उधर जाओ अभी, mm। समझा? साइन बाय कॉस उल्टा लिखो, क्या बचा बताओ यहाँ पे? v²/rg का आंसर tan थीटा। पहले v निकाल लेते हैं। बराबर, वेलोसिटी जिससे तुम्हारा वो बॉब घूम रहा है नीचे, चलो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। बोलो, डायरेक्ट बता सकते हैं? rg उधर जाएगा, क्या बन जाएगा? rg tan थीटा। v² का आंसर क्या रहेगा? rg। अरे v² का आंसर rg tan थीटा, v का आंसर बताओ?
रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। तो ये मैंने तुमको एक और चीज निकाल के दिया जो बोला नहीं था, बट इसके बिना मैं टाइम पीरियड निकाल ही नहीं सकता था, इसके लिए निकाल दिया इसको। चलो, तो ये वो वेलोसिटी है जिससे कौन गोल घूम रहा है? बॉब। बॉब इतने वेलोसिटी से घूम रहा है नीचे, समझा? समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। हमको वैसे निकालना क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने का, ठीक है, निकाल दें, कोई प्रॉब्लम। देखो, टाइम पीरियड निकालने के लिए थोड़ा बहुत बड़ा यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। जरा देखो, मतलब टी तक पहुँचने का ना, टी अभी जाए थोड़ी देर पहले इधर टी तक पहुँचने का रास्ता ओमेगा हमको देगा। ओमेगा के फॉर्मूले में टी आता है, इधर ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसमें टी मिल रहा है, लेकिन अगर ये फॉर्मूले को मैं कैसे भी कन्वर्ट कर दूँ ओमेगा में तो मुझे टी मिल जाएगा, समझा? अभी प्रॉब्लम ओमेगा लाए कैसे, बराबर? ओमेगा कैसे लेके आऊँ यहाँ पे? तो ओमेगा का एक रास्ता है, अभी जस्ट थोड़ा देर बहुत बार मैं बोला भी बीच में, v इक्वल टू आर ओमेगा, बहुत बार लिखता था मैं v इक्वल टू आर ओमेगा। वो रास्ता है जिससे v से कहाँ पे जा सकते हैं हम लोग, और ओमेगा से t कैसे पहुँचेंगे? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, याद रहेगा? चलो, तो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। बोलो पहले किसको लिखूँ? सिंस v के जगह पे क्या लिखूँ? आर ओमेगा ना, v की जगह पे आर ओमेगा लिख देंगे, लेकिन अगर ओमेगा आ गया तो फिर टी भी आ सकता है। ऑल्सो हमको एक और चीज मालूम है, ओमेगा क्या रहता? 2 पाई बाई टी। जरा इसमें डालो, एग्जैक्ट v बनाओ, देयरफॉर v बोलो क्या बन जाएगा? समझ आ रहे क्या कर रहा है? अरे ओमेगा तो डाल दो, हाँ, v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय टी बन गया, v के अंदर t आ गया। ले लो इसको इक्वेशन को, देयरफॉर बोलो क्या आएगा? देयरफॉर v जो था v हटाओ, क्या आएगा? 2 पाई आर बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, समझा? लेकिन क्या चाहिए तुमको? टी चाहिए। प्रॉब्लम है वो टैन थीटा ऐसे फॉर्मूले में ऐसा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं आना चाहिए, बराबर? हटाओ टैन थीटा को वहाँ से, ये ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल, 4th पॉइंट, इसको कुछ इक्वेशन लो, ऐसा रुकाओ मत बीच में इसको इक्वेशन 1 ले, अच्छा 1 2 हो गया ना हमारा, इसको इक्वेशन 3 लो, और इधर यूज़ भी किया ना अपन ने इक्वेशन 3, किधर यूज़ किया? इधर दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 बा, ऐसा बता चलने का, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 3 बरा। आगे बताओ, ध्यान दो, बात मत करो बीच में। 4th पॉइंट क्या हटाना है बताओ मेरे को? हाँ, टैन थीटा निकालना है, बराबर? टैन थीटा के लिए ट्रायंगल में आना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल चलो आ जाते हैं, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB क्या लगाऊं? टैन थीटा चाहिए ना, टैन थीटा लगाओ ना, फिर जो चाहिए वही लगाएंगे। टैन थीटा का बेसिक फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा के अपोजिट देखो कौन है? थीटा के अपोजिट आर ना, एडजेसेंट मतलब बाजू में, ये लेंगे क्या? एल, वो हाइपोटेन्यूस है, बराबर? आर बाय एच। टैन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? हटाओ वहां से टैन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 3 ना, अरे 3 को अपडेट करें ना अभी हम लोग। 2 पाई आर बाय टी के जगह मतलब अंडर रूट में आर जी के जगह साथ टाइन थीटा गया, टाइन थीटा क्या आएगा? आर बाय एच ना, आर बाय, समझा? बराबर ना? हाँ, बोलो क्या बोल रहे तुम लोग? बोलो क्या बोल रहे थे? आर इंटू आर, आर स्क्वायर। एक मिनट, अगर आर स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर, चलो इतना मैथ्स आता तुमको अभी, बराबर? आर बराबर अंडर रूट पे बचा क्या? जी बाय, लेकिन प्रॉब्लम है, एक मिनट और, आर आर कैंसल, इधर से आर जाएगा ना, आर आर कैंसल, क्या बचा? 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एच। लेकिन तुमको चाहिए क्या? उल्टा करो दोनों साइड, बोलो टी बाय 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या चाहिए तुमको? 2 पाई हटाओ, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाय, निकाल दिया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम क्या है, जब ये बॉब घूमेगा, बराबर? जब वो तुम्हारा स्ट्रिंग ऐसा था, इधर खींचा, फोर्स दिया, ऐसा गोल घूम रहा है ना, अगर मुझे मेजरमेंट करना है तो ये हाइट कैसा निकालेंगे? बीच में से स्केल डालेंगे ऐसा हाइट निकालने के लिए, ये एच निकालेंगे कैसे बताओ ना? ये वाला एच, जब बॉब घूम रहा है ऐसा, बॉब ऐसा घूम रहा है, तो ये बीच का अगर मेरे को हाइट निकालना है, अरे फॉर्मूले में हाइट डाल दिया ना तुमने यहाँ पे, फॉर्मूले में 2 पाई आएगा, चले 2 पाई नंबर है, पाई का वैल्यू होता है 3.142, जी का नंबर, जी नंबर 9.81, बराबर? एच कैसे निकालेंगे, समझा? एच कैसे निकालेंगे? एच प्रॉब्लम है, एच नहीं निकाल, जब घूम रहे तो एच कैसे निकालेंगे, बराबर? एच निकालने के लिए भी कुछ जुगाड़ लगाओ, क्या करेंगे बताओ? एच कैसे निकालेंगे? एच हट, पहली बात तो फॉर्मूले में एच आएगा तो प्रॉब्लम है, एच हटा दो, एच हटाने का, ये दिख रहा है एच हटाने का, आर लाएंगे, ये भी प्रॉब्लम है, जब घूम रहा है तो क्या स्केल लगाएंगे थोड़ी, आप तो मेजर करेंगे आर कितना है, एक चीज मेजर, ये एच नहीं निकाल सकते हैं,
ये आर, लेकिन कितना बड़ा रस्सी तुमने यूज किया है उसका लेंथ तो तुमको मालूम रहेगा ना। अरे वो बॉब के लिए जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो तुमको मालूम है ना। मतलब एच हटाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एल। एच किधर आता है, एडजेसेंट, और एल किधर आता है, एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज के लिए ट्रिग्नोमेट्री बताओ, कॉस से एच हट सकता है। समझा कैसा दिमाग लगता है। चलो किधर चौथा पॉइंट हो गया ना, पांचवा पॉइंट लास्ट खत्म बस से। चलो क्या कौन से ट्रायंगल है फिर से, तुमको समझ में आ रहा है मैं क्यों कर रहा है वो। अरे निकाल नहीं सकते तुम एच बरा। हाँ बोलो बोलो, इन ट्रायंगल क्या ए ओ बी, क्या लगाने जा रहे हो तुम लोग वहां पे। इसको भी रुकाओ, यहाँ पे इक्वेशन देते कुछ, क्या इक्वेशन के नंबर 4 ना। हाँ बोलो क्या लगाऊं वहां पे, कॉस थीटा। ध्यान दो, कॉस थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है, एच है, हाइपोटेन्यूज क्या है, एल है। तो देयरफॉर कॉस थीटा का आंसर अगर एच बाय एल है तो एच का आंसर एल कॉस थीटा। रिप्लेस कर दूं यहाँ पे, बोलो फ्रॉम इक्वेशन, समझा, फ्रॉम इक्वेशन 4 बोलो। तो टी बोलो क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी। समझा कैसे बनाया, बोलो समझा। तो ये जो है ना ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है फॉर किसके लिए बताओ, टाइम पीरियड। अब एक चीज और है, एक चीज अभी इतना देख ले तो एक और देख लो, एक ही पॉइंट, 6th पॉइंट लास्ट। देखो ध्यान दो, ये स्ट्रिंग वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है इसके ऊपर भी जेडब्ल्यू वगैरह में सम है बराबर। एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, मतलब थीटा भी निकालने का है, बहुत इजी है। जरा दो बॉक्स देखो जहां से थीटा कहां से इजीली निकल सकता है थीटा, ये छोटा है बराबर ना। इसको लो फ्रॉम इक्वेशन कौन सा है, फ्रॉम इक्वेशन 3 बराबर। इक्वेशन 3 बोलो हमारे पास क्या है इक्वेशन 3 में, v इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। रूट के अंदर है ना सब, तुमको क्या चाहिए, थीटा। थीटा के लिए रूट हटाना पड़ेगा, कैसे हटता है करो, बोलो क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा। क्या चाहिए, थीटा अलग तो नहीं आएगा, टैन के साथ में आएगा पहले, तो बोलो टैन थीटा का आंसर, अरे भेजो ना नीचे, वी स्क्वायर बाय आर जी थीटा का आंसर। टैन इधर टैन है, उधर गया तो टैन इनवर्स, करेक्ट करेक्ट, टैन इनवर्स ऑफ क्या, वी स्क्वायर बाय आर जी। समझा क्या, तो इतना एंगल बनाता है स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। समझा पॉइंट क्या है। तो प्रैक्टिस करो आ जाएगा, इतना भी हार्ड डेरिवेशन नहीं बोल सकते इसको बराबर, इजी है। खाली समझ में आ रहा है किधर से कहाँ पहुंचना है वो याद, अटके थे इधर, फिर याद है कि v से अगर मैं ओमेगा पहुंच गया तो ओमेगा से t भी पहुंच जाएगा। v इक्वल टू क्या रहता है, आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय t। फिर आ गया एक बार t मिल गया तो फिर तो अंदर देखा कि tan नहीं रहना चाहिए, tan लगा के हटा दिया, फिर घुमाया ऐसा, फिर देखा h आ गया, h भी प्रॉब्लम है, h कैसे हटाया, cos लगा के। समझा, इजी है। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो किया हमने। इसके पहले का थोड़ा थोड़ा थियरी आएगा तो भी चल, लेकिन ये बहुत पूरा आना चाहिए जो सिखाया, बराबर ना। चलो ठीक है, अरे 41 हो गया आज, चलो ठीक है।